ऑर्गेनिक शब्द का मतलब बताया गया है समथिंग विच इज रिलेटिंग टू लाइफ, पर्टेनिंग टू लाइफ। तो इसका मतलब है आपके आसपास मैंने कहा जो भी चीज लाइफ से बनी है उसमें भी लाइफ है चाहे नहीं है, पर उसमें कहीं ना कहीं प्लांट या एनिमल मैटर है, वो सब कुछ क्या है ऑर्गेनिक है। तो शुगर है, स्टार्च है, कोल है, पेट्रोलियम है, ऑर्गेनिक है, क्योंकि इनका ओरिजिन क्या है, कोई लिविंग सोर्स है, कोई प्लांट या एनिमल है। ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसकी स्टडी को सेपरेट कर दिया गया है, नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब एक और भी केमिस्ट्री होगी सर, हाँ इनऑर्गेनिक, जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो कंपाउंड्स हैं जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, याद रखिएगा इनमें कार्बन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक कहा गया है। ये वो मिनरल्स हैं हाँ जो नॉन मटेरियल या नॉन लिविंग सोर्सेज से पाए गए हैं, इसीलिए इनका नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनकी स्टडी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ क्या आपको पता है बहुत पहले, यस इन द वेरी बिगिनिंग लोगों को लगता था कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको कोई एक जादुई शक्ति से बनाया जाता है, कोई एक वाइटल पावर है, कोई एक वाइटल फोर्स है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है। अर्थात वो सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स धरती में बनाए नहीं जा सकते हैं। और बहुत जल्दी ही यस 1828 में एक महान साइंटिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट नाम है फ्रेडरिच वूलर, फ्रेडरिच वूलर ने यह थ्योरी को गलत साबित कर दिया। क्या की थ्योरी कि एक वाइटल फोर्स नाम की, हाँ पहले तो लोग कहते थे वो एक दैवीय शक्ति है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकती है, इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते हैं, नाम दिया था उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी। तो यस ऐसा फ्रेडरिच वूलर ने कर दिखाया। फ्रेडरिच वूलर ने लैब में यूरिया प्रोड्यूस कर दी जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ अमोनियम साइनाइड से, यस अमोनियम साइनाइड को यस हीट करके उन्होंने लैब में ही क्या कर दिया, यस यूरिया बना दिया। ये रहा यूरिया, वही जो खेतों में डालते हैं खाद जी। तो ये है जो पहला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना। सो ये थ्योरी क्या हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई दुनिया में। अब आते हैं फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन की होती है स्टडी, नहीं कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स। और याद ये भी रखना है कि इसमें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, मेटेलिक कार्बोनेट्स मतलब मेटेलिक कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो मेटेलिक कार्बोनेट्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स ऑफ मेटल, साइनाइड एंड मेटल कार्बाइड। तो ना तो मेटल साइनाइड और मेटल कार्बाइड ये चार एलिमेंट्स होते तो कार्बन से हैं, और इनको कार्बन यस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट नहीं माना गया है। रेस्ट बाकी सब क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। आइए कुछ मैं एग्जांपल दूंगा और आप खुद पढ़ेंगे, ये ऐसे एग्जांपल से आपको लगेगा कि आपकी डेली लाइफ में दिखाई देते हैं आपको। तो प्लांट से मिलने वाला प्रोडक्ट कोई भी हो, मैंने तो सिर्फ दो एग्जांपल लिखा, आप ढेर सारे प्रोडक्ट सोच सकते हैं। एनिमल से मिलने वाला प्रोडक्ट, कोल से बनने वाले प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, और कोई चीज जो फर्मेंट कर दी गई है, सड़ा दी गई है, डिग्रेड कर दी गई है, इवन वुड से बने प्रोडक्ट, ये सब है ऑर्गेनिक। जी हां ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और आजकल तो देखिए धीरे-धीरे हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हमारी फार्मिंग भी ऑर्गेनिक हो रही है। हां शायद आपने सुना होगा फार्मर्स भी अब क्या हो रहे हैं, ऑर्गेनिक हो रहे हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स नहीं डाल रहे हैं, गवर्नमेंट भी रोक रही है ऐसा करने से, सब कुछ नेचुरल करने के लिए कह रही है। चलिए कहां है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है इसका यूज, तो मैंने बताया हमारी डेली लाइफ में हम सुबह उठते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपनी शुरुआत करते हैं। हाँ भाई साबुन शैम्पू की जरूरत पड़ती है कि नहीं, तो एकदम पड़ती है। सुबह से बादिंग से शुरू हो जाता है, पाउडर परफ्यूम हम बॉडी में जो लगा रहे हैं, क्लोथ्स जो हम पहन रहे हैं, खाना जो हम खा रहे हैं, फ्यूल जो हम बर्न कर रहे हैं। हाँ भाई घर में जो एलपीजी लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है, और इवन आपकी गाड़ी में जो तेल डाला है, पेट्रोल डाला है, पेट्रोल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सब इवन मेडिसिन एक्सप्लोसिव सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर कहूं मैं यस मेरी शायरी फिर से कि जिधर देखूं उधर तू ही तू है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ये एकदम अप्लाई होती है। आपकी जहां पड़ेगी नजर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ही कंपाउंड्स दिखाई देंगे। तो क्या क्या खास बात है ऐसा कार्बन में भाई, ऐसा कार्बन में क्या अनोखापन है कि कार्बन ही कार्बन सब तरफ है, और आप भी कार्बन से बने हैं। यानी जो न्यूट्रिएंट्स खाना है, हाँ हम जो खाना खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट्स हो सकता है, विटामिन हो सकता है, यस इन सब में भी कहीं ना कहीं कार्बन एज अ एलिमेंट मौजूद है। तो ऐसा क्यों है, कार्बन इतना ज्यादा क्यों पाया जाता है धरती में भाई, कुछ तो खास होगा। हाँ दो खास प्रॉपर्टी है, दो कार्बन की यूनिकनेस है जो किसी और एलिमेंट में नहीं है। आइए ऐसी ही प्रॉपर्टी में से एक है टेट्रावैलेंसी। देखा हमारे एक हाथ दिखाने से क्या हो गया, मेरे एक हाथ दिखाने से डर के छोटा हो गया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए टेट्रावैलेंसी, तो टेट्रावैलेंसी क्या होती है, जब कार्बन की एज अ एलिमेंट बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 6 होता है। हाँ आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी, हाँ सबस्क्रिप्ट में 6 नीचे और सुपरस्क्रिप्ट में 12, ये इसका मास नंबर हो गया, ठीक है, और ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो 6 एटॉमिक नंबर की वजह होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो नतीजा 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में। इसका मतलब है इसके पास दो ही शेल है, ए शेल यस, ए शेल एल शेल यस, दो ही शेल है। और ध्यान दीजिए जो ये शेल्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं। हाँ भाई शेल कंप्लीट कहां है, यस लास्ट शेल में कितना होना चाहिए था, शेल को कंप्लीट होने के लिए 8 होना चाहिए, और 8 बनाने के लिए कार्बन 4 अपने आप को लूज नहीं करता है। ये लूज नहीं करता है 4 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में है, और नहीं गेन करता है। क्या नहीं करता है, लूज और गेन नहीं करता है। तो क्या करना पड़ता है, इसको क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। अब लूज और गेन में और शेयरिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। जब आप लूज करते हो तो किसी को दे देते हो, बदले में आपको वहां से कुछ मिलता नहीं है। जब आपने किसी को दे दिया और वहां से कुछ मिला नहीं तो वो लूज है, और जिसको मिला वो गेन है, ठीक है। पर कार्बन ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कार्बन क्यों चारों का चारों इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेकंड सेल में है उसको किसी को दे दे तो लूज इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यस न्यूक्लियस उसका ऐसे होने नहीं देता है। न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को होल्ड किया रहता है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। बचता क्या है, शेयरिंग, दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो शेयरिंग कर लेता है। क्या कर पाता है, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स कर पाता है, लूज और गेन, ना तो लूज ना गेन कर पाता है। और ये प्रॉपर्टी कार्बन की उसको यूनिक बनाती है। क्या हो जाता है, वो शेयरिंग करने से 4 कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। कितने, 4 कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग। हाँ बाय सर तरुण पानी, टाइप करके देखना, आपको मेरे बनाए इस पर भी लेसन वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग से बनता है। तो कार्बन सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कर पाता है, इसीलिए टेट्रावैलेंसी अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आइए दूसरी क्या प्रॉपर्टी है जो कार्बन को यूनिक बनाती है, सबसे अलग बनाती है, वो है कैटिनेशन। मतलब कार्बन के साथ लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ब्रांचिंग चेन बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। तो कार्बन को क्या करता है, लिंक कर लेता है। हम इसे कहते हैं सेल्फ लिंक कर लेता है, और इसी प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। क्या मुझे कोई एलिमेंट और बता सकते हैं जो कैटिनेशन करता है अदर देन कार्बन? हां है ऐसे एलिमेंट्स। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन अदर देन द कार्बन। हां लाइव बैठे हो तो प्लीज बताते जाओ मेरे को।
मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ यस मिल करके क्या करना है, कांसेप्ट्स को क्लियर करना है। बताइए, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एटिनेशन। मतलब सेल्फ लिंकिंग करना, कार्बन कार्बन के साथ लंबी सी चेन बना सकता है, इनफाइनाइट कार्बन कार्बन, इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन। और इवन कार्बन कार्बन के साथ क्या कर सकता है, ब्रांचिंग चेन, इसको कहते हैं ब्रांचिंग चेन बनाना। और कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन कार्बन के साथ रिंग भी बना सकता है। क्या रिंग बना सकता है, देखिए क्लोज रिंग बना सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर है और इसको कहते हैं हम लोग एटिनेशन। आइए समझते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टाइप, सबसे पहला टाइप आता है हाइड्रोकार्बन। नाम में लिखा है हाइड्रोजन और कार्बन, हो गया हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करते हैं तो ये दो टाइप्स के होते हैं, तो ब्रॉड कैटेगरीज के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक, जिसको हम कहते हैं ओपन कंपाउंड्स, ओपन कार्बन कंपाउंड्स। ओपन कार्बन कंपाउंड्स का नाम रखा गया है क्योंकि इसमें भी और कार्बन कंपाउंड्स ऐड किए जा सकते हैं। हां भाई, ओपन का मतलब क्या है, खुला है दरवाजा, आजा भैया और आजा, और दरवाजा बंद, क्लोज्ड, क्लोज्ड या चेन, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ये क्लोज्ड चेन में क्या होगा, अब इसके दरवाजे बंद हैं, इसमें फर्दर कार्बन को और ऐड कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइए अब ओपन की बात करते हैं और आपको एक डायग्राम से, एक स्पेस में एक जगह समझा देते हैं कि ओपन में क्या क्या होता है। आइए एक जगह आपको दिखेगा, एक स्क्रीन पे हम आपको दिखा सकते हैं क्या मतलब है। तो आपने देखा कि आपके पास है एलिफेटिक। हाँ भाई, एलिफेटिक कंपाउंड्स या ओपन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। हाँ, ये भी क्या होते हैं, ओपन चेन वाले कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड। भैया सैचुरेट का मतलब क्या होता है, सैचुरेट अगर मुझे सॉल्यूशन की बात पूछोगे, हाँ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो जब नो मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, इट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसे ही कार्बन की अगर सारी वैलेंसीज सब्स्टिट्यूट हो गई हैं, फुल हो गई हैं, तो अब फर्दर कार्बन एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम इसे कहते हैं सैचुरेट हो गया है। ठीक है, सैचुरेटेड, हाँ सैचुरेटेड, और दूसरा नाम होगा अनसैचुरेटेड। यही दो होंगे। अब इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तैयार रहिएगा। मैं आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये पूरा चक्कर इन्हीं पे बेस्ड है, याद रखिएगा। सबसे पहला आता है सैचुरेटेड की बात करते हैं, ये सिंगल कार्बन बॉन्ड से बना है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ शेयर करता है। कितना शेयर करता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सिंगल बॉन्ड इसका नाम होता है, इसका कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2, ये इनका जनरल फॉर्मूला। ये n क्या है सर, इसमें n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, यहां पे n जो शो कर रहा हूं, रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और इनका नाम है एल्केन्स। क्या बोलते हैं इनको, एल्केन्स। इसका एन याद कर लीजिए, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यहां से देखिए मैंने एन को ANE को हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये बहुत सारे ढेर सारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे। अब आता है दूसरा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, हाँ अनसैचुरेटेड नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि फर्दर इसमें यस कार्बन के सैचुरेशन की गुंजाइश है, अर्थात कार्बन का फुल्ली सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाया है। ये जो होते हैं ये डबल बॉन्ड के रूप में, ठीक है, और यहां ट्रिपल बॉन्ड के रूप में पाए जाते हैं। डबल बॉन्ड का नाम है एल्कीन, ध्यान दे दीजिए, नाम में स्पेलिंग देखिए ALKENE, एल्कीन, और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ध्यान दीजिए, जनरल फॉर्मूला भी आपको अच्छे से आना चाहिए, मैं पूछूंगा। और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का नाम है एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन। नाम में देखिए YNE, यस YNE को मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये जो नाम के एंड में सफिक्स लिखा है, ये कंपाउंड के नाम में चला जाएगा। ठीक सुन रहे हैं, कंपाउंड के नाम में चला जाएगा। एल्केन में एन चला जाएगा, एल्कीन में इन चला जाएगा, और एल्काइन में YNE चला जाएगा। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। चलिए, तीनों के फॉर्मूले याद हो गए। मैं आपसे अभी कंपाउंड बनाने को तैयारी करने वाला हूं। तो ये तो आपने देखा कि कार्बन का हाइड्रोकार्बन का एलिफेटिक ग्रुप क्या क्या होता है। आइए अब आपको याद करा दें, ये आप याद कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जी, एन जो छोटा बनाया था ना, ये वही एन है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और उसके नेम के स्टार्टिंग पार्ट, उसका नेम। तो कार्बन कंपाउंड्स का नाम इसी से बनता है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। अगर एक कार्बन एटम होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यस नंबर ऑफ कार्बन एटम एक होगा, तो उसके नाम में विथ लगेगा। क्या लगेगा नाम में, NETH, विथ लगेगा। और दो कार्बन एटम होगा तो नाम में क्या लग जाएगा, इथ लग जाएगा। और तीन कार्बन एटम होगा तो नाम में प्रोप लग जाएगा। चार कार्बन एटम होगा तो नाम में ब्यूट लग जाएगा। पांच होगा तो पेंट हो जाएगा, और लास्ट में बता रहा हूं 6 लग जाएगा तो हेक्स लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, हाँ अब आपके लिए स्पेस मैंने यहाँ छोड़ा है और आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, एल्केन की बात करते हैं, तो एल्केन का जो पहला कंपाउंड होगा जी, एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2। तो ये n क्या लोगे, n यहां से लोगे, n है 1, ये रहा n है 1, तो n 1 है तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा CH4। ये रहा हमारा पहला मीथेन। देखा, आपको क्या लेना है, मिथ यहां से लेना है और एन इससे लेना है। कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए, एन कहां से लोगे, यहां से लोगे, तो मिथ यहां से ले लिया, एन यहां से ले लिया, नाम बन गया मीथेन। और फॉर्मूला देखा कैसे बन गया, CH4। कैसे बना, क्योंकि आपका n 1 है तो C1, और यहां पे 2 2 जा 4, 2 + 2 सॉरी 4, तो CH4। सिमिलरली इथेन, बताओ इथेन का, किसी को देख करके आपको बताना है इथेन का कंपाउंड का फॉर्मूला। जी मैं लिख दूं इथेन नाम, चलिए इथेन लिख देता हूं। इथ हो गया, इसका मतलब हम कार्बन कितना लेने वाले हैं, इसके लिए 2 कार्बन लेने वाले हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितना लेना है, 2 लेना है, और कॉमन फॉर्मूला क्या लगाना है, CnH2n+2। बताइए, ये अगर आपने लिख दिया है, हां आपने लाइव लेसन में लिख दिया है कि फॉर्मूला होगा सर C2H6, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, गॉड ब्लेस यू, जबरदस्त। आइए, क्या हम लोग आगे का बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये जो नंबर के साथ, यस नंबर के साथ मैंने कार्बन बता दिया, इसको याद करना है। बाय हार्ट कर लो, बाय किडनी कर लो, बाय लंग कर लो, बाय स्टमक कर लो, मुझे नहीं मालूम है, ये याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ये नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब तुम जैसे याद कर लो। दूसरा आता हूं, एल्केन के बाद क्या बताया था, डबल बॉन्ड बताया था, एल्कीन बताया था। अब एल्कीन की जब बात करेंगे तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। दैट मींस पहला कंपाउंड होगा तो CH2 होगा, पर मीथेन नाम का पहला कंपाउंड नहीं होता है क्योंकि कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड से बनता है और पहला कंपाउंड होगा ही नहीं, इसीलिए इसमें जो पहला कंपाउंड होगा वो यहां से शुरू होगा C2H4, नाम हो जाएगा इथीन। क्या नाम होगा इसका, इथीन। पहला ही कंपाउंड इसका क्या होगा, इथीन। क्यों सर पहला कंपाउंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के लिए डबल बॉन्ड बनाने के दूसरा कार्बन भी तो होना चाहिए, और यहां तो कार्बन एक ही है इसलिए नहीं होता है। क्या हम आगे बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, क्या कहते हो, बन जाएगा प्रोटीन, ब्यूटीन जरूर बन जाएगा। अब तीसरा और आखिरी बनाते हैं, हम लोग जान रहे हैं एल्काइन। हाँ एल्काइन,
ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और इसका फॉर्मूला ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे आपके यस इसी में ऊपर भी लिखा दिख रहा है CnH2n -2 और पहला लग जाएगा डैश, पहले लग जाएगा डैश और पहला ही नाम होगा यहाँ पर C2H2। कैसे बना? आपने कार्बन के लिए 2 लिया यहाँ पर C2 और 2 जा 4 -2 सो C2H2 नाम हो जाएगा इथाइलीन। हाँ भाई इथाइन, सॉरी मैंने इथाइलीन बोल दिया क्या? नहीं इथाइन। YNE क्यों लगा? क्यों लगा? किसने लगा? क्योंकि कार्बन 2 ले रहा हूं। YNE क्यों लगा? क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एंड सिमिलरली आगे बढ़ जाएंगे। कांसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया यहाँ तक? तो एक लाइक क्लिक कर दो और मैं समझूंगा कि आपको मेरा कांसेप्ट समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। यस चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको वापस ले चलते हैं। सैचुरेटेड बताया, सैचुरेटेड सबसे पहला एलिफेटिक होता है। इसमें जो कार्बन होते हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं। क्या क्या क्या? इसमें कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल, क्या डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ बनाते हैं। जो डबल बॉन्ड बनाते हैं उनमें पहला है एल्कीन। एल्कीन डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड जो बनाते हैं कार्बन कार्बन के साथ होते हैं एल्काइन। हां अभी मैंने फॉर्मूले लिखवाए, याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है साइक्लिक और क्लोज्ड। ये कार्बन कैसे कंपाउंड्स है? ये फर्दर एडिशन ऑफ कार्बन नहीं कर सकते हैं, चेन इसकी क्लोज हो गई है। तो दे कंटेन 3 और मोर, इनमें कम से कम 3 या ज्यादा होने चाहिए, दो नहीं बन सकते। तो कार्बन कार्बन के साथ बन ही नहीं सकता, कम से कम 3 या ज्यादा कार्बन होने चाहिए और ये उनके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं बट दे आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बोसाइक्लिक। क्या नाम बताया मैंने? कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि एक साइकिल मतलब एक रिंग फॉर्म करते हैं, इसलिए नाम है कार्बोसाइक्लिक। एक पहली साइकिल, इसके अंदर भी 2 साइकिल्स हैं, एलिसाइक्लिक। हां भाई एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में जो रिंग बनती है, क्या रिंग बनती है, उसमें कम से कम 3 या 3 से अधिक कार्बन एटम होते हैं और वो रिंग क्लोज्ड चेन में होती है। क्या होती है? रिंग क्लोज्ड चेन में होती है। अब वो रिंग कैसी भी हो सकती है, मैं एक एग्जांपल से बना रहा हूं, देख लीजिए। अब ये रिंग बन गई, ये देखिए नाम है एलिसाइक्लिक। क्लोज्ड कार्बन की रिंग है, क्लोज्ड कार्बन की रिंग है और इसमें 3 या 3 से अधिक कार्बन है। अब एक आता है एरोमेटिक। वैसे एरोमेटिक वैसे एरोमा वर्ड से बनाया गया जिसका मतलब स्मेल होता है, पर यहां पर एग्जांपल है कि इसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर होगी। ये वो कंपाउंड्स हैं, ये वो क्लोज्ड चेन है जिसमें कम से कम एक बेंजीन। ये सर बेंजीन कितना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? आइए बताते हैं क्यों। क्योंकि बेंजीन की एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिंग होती है। क्या क्या क्या? बेंजीन की रिंग एक सबसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बन रिंग होती है। इसमें 6 कार्बन तो होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं, फिक्स है। और पहले कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और अगले में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेटली सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड चलता है। मैं आपको यहां पर डायग्राम को थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाता हूं। ये जरा देखिए, इसको मैं एक्सपेंड करता हूं। आई होप आप देख पा रहे होंगे। डबल बॉन्ड, यस, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, फिर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड लास्ट में फिर सिंगल बॉन्ड। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बन गया बेंजीन। ठीक है, तो जिसमें एक बेंजीन क्या हो रिंग पाई जाए C6H6 C6H6 बेंजीन ENE बेंजीन है, तो वो समझ जाइए वो एरोमेटिक है। चलिए अगला आप आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस, होमो मतलब होता है सेम, सिमिलर। तो होमोलोगस मतलब होता है यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और सिमिलर केमिकल, दोनों चीज सिमिलर होगा। होमो मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो क्या होगा एक जैसा? इसमें एक जैसा स्ट्रक्चर होगा इन कंपाउंड्स का और एक जैसी इनकी प्रॉपर्टीज होगी। और ये जो कंपाउंड्स हैं, यस ये जो कंपाउंड्स हैं ये सक्सेसिव कंपाउंड बाय CH2 के डिफरेंस में पाए जाएंगे। सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे हम लोगों ने देखा था CH4 बन गया था आपका मीथेन। पहला कंपाउंड है एल्केन फैमिली का, ठीक है, एल्केन का पहला कंपाउंड CH4। दूसरा कंपाउंड क्या है? C2H6 क्या बन गया? इथेन बन गया, इथेन। अब आप देखिए तीसरा कंपाउंड क्या होगा? C6H8 ये क्या है? प्रोपेन। याद रखिए कहां से नाम मिला, 2 वर्ड लेना है। पहला है प्रोप, प्रोप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कार्बन 3 है, देखिए कार्बन क्या लिखा है। और एन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं एल्केन का, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला लगा रहा हूं, इसलिए कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब ये क्या है? ये एक सीरीज है। हां इसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। मैंने जो बनाया होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, सब में एन है, नाम में देख लीजिए ANE, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन। हां ये एक सीरीज चल सकती है, हम इसका नाम दे रहे हैं होमोलोगस सीरीज। तो क्या खास बात है इन सब की? इन सब का स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी है। क्या एग्जैक्टली सेम है? नहीं, इन सम ग्रेडेशन है, चेंजेस होता है। हां चेंजेस होता है बट ग्रेजुअल चेंज होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। सिमिलरली रूल अप्लाई होता है एल्कीन्स में और एल्काइंस में। समझ गए? आइए देखते हैं इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। इस होमोलोगस सीरीज की मैंने एक सीरीज दिखाई, इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ये है कि इसके सारे मेंबर्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने दिखाया जनरल फॉर्मूला एल्केन का भी CnH2n+2, ठीक है, और हर एक मेंबर का अगला सक्सेसिव मेंबर का डिफरेंस किससे होगा? CH2 का डिफरेंस होगा, मतलब 14 AMU का डिफरेंस आएगा। सर 14 कहां से आया? 14 कहां से आया? कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 1 * 2, क्योंकि यहां पे CH2 है दैट मींस 14, तो इसलिए ये 14 का एटॉमिक मास आ गया। ठीक है, और आता है सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ग्रेजुअली चेंज होती जाएगी। एक्जेक्टली सेम नहीं, सब लिक्विड होगा ऐसा नहीं मैंने कहा। अगर ऊपर वाला कंपाउंड क्या लिक्विड है तो नीचे वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? ग्रेजुअली वेपर या गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या खास बात है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बस सेम रहती है। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज नहीं होती है। आइए अब आते हैं इनका इंपॉर्टेंस। ये होमोलोगस सीरीज जो पढ़ने जा रहे हैं अभी बहुत डिटेल में बताएंगे आपको इस होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या करती है? मैंने बताया एल्केन्स। हां एल्केन्स, एल्काइंस एक सीरीज है। तो ये होमोलोगस सीरीज बताती है पूरे फैमिली के बारे में। एक का नेचर पता कर लिया, अगर मीथेन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, ध्यान सुनना, अगर मीथेन के बारे में बता दिया तो इथेन के बारे में बताऊं, इथीन के बारे में बताऊं, हां मतलब प्रोपेन के बारे में बताऊं, ब्यूटेन के बारे में बताऊं या ना बताऊं, आपको सबके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है। समझ गए ना? किसी एक की प्रॉपर्टी नोन हो गई है तो आप दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो, क्योंकि केमिकली दे आर सेम। आइए नोमेनक्लेचर मतलब साइंस ऑफ नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड को नाम देने का एक साइंटिफिक तरीका है, एक तरीका इसको कहते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। अब दो तरीके, एक तो है ट्राइवियल सिस्टम जिसे हम ओल्ड सिस्टम कहते हैं, जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता था, और अब हम जो कर रहे हैं वो IUPAC। हां फुल फॉर्म याद कर लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक वर्ल्ड बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ल्ड बॉडी है जो आज भी दुनिया में जो भी नए कंपाउंड्स खोजे जाएंगे या इवेंट बनाए जा रहे हैं, इनका नाम इन्हीं के टेक्निक से, इन्हीं के नोमेनक्लेचर से, इन्हीं के रूल से बनाया जाता है। अब आप पूछेंगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना खास बात क्या है? अब भाई इनकी कुछ खास बात है। इन कंपाउंड्स के बस वर्ड में, इन कंपाउंड के नाम में 3 चीजें मिलेगी। एक रूट वर्ड मिलेगा, एक सफिक्स मिल सकता है और एक प्रीफिक्स मिल सकता है। ये रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड होता है नंबर ऑफ कार्बन बताना, कितने नंबर ऑफ कार्बन है जिसमें से सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये पता करके बताना होता है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन से आपको वर्ड बताना है।
समझ गए? सबसे पहला चीज ये मिलेगा। दूसरा क्या लगाना है? सफिक्स। कोई भी नाम जो वर्ड के एंड में लगे उसे कहते हैं सफिक्स। और प्री, यस, सफिक्स मतलब कहां लगेगा नाम? एंड में लगेगा। और प्री कहां लगेगा? बिगिनिंग में लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा। तो इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों होता है। ध्यान दीजिएगा इसको। ज्यादातर जो सफिक्स में लगता है उसमें नेचर ऑफ बॉन्ड बताया जाता है, मतलब वो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और प्रीफिक्स में क्या लगता है? प्रीफिक्स में बताते हैं कि वो एल्काइल है कि फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और या तो उसकी पोजीशन है। आइए स्टार्ट करते हैं, एल्काइल की बात करते हैं। ये अभी तक नहीं आया था। हाँ, आपने फंक्शनल ग्रुप तो देखा, ये एल्काइल ग्रुप नया क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप में या तो वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये एल्काइल कौन सा बॉन्ड है? एक्चुअली एल्केन को ही, हाँ एल्केन को, ALKANE, एल्केन में से ही अगर हाइड्रोजन एक माइनस कर दिया जाए, मैंने लिखा माइनस हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा एल्काइल ग्रुप। समझ गए? एक हाइड्रोजन या तो कम कर दो या उसमें से हाइड्रोजन निकाल दो। इनका फॉर्मूला अगर मुझसे पूछोगे तो CnH2n+1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 नहीं हो रहा है, अभी तक मैं बार-बार फॉर्मूला बोला था CnH2n+2, ये कह रहे थे, इसमें फॉर्मूला लगा दिया +1। एक हाइड्रोजन कम, तो इससे क्या फायदा मिलेगा? अरे भाई ये एक ओपन चेन है। अब इसमें एक हाइड्रोजन की जगह आप किसी भी एल्काइल के बदले यस कंपाउंड लगा सकते हो, कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड कर सकते हो। क्या मैं कह रहा हूं? एल्काइल, ध्यान से देख लीजिए, बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बहुत जरूरत पड़ेगी। एल्काइल इज एडेड टू फंक्शनल ग्रुप। समझ गए? ये फंक्शनल ग्रुप में जाके ऐड हो सकता है, आपके फंक्शनल ग्रुप का पार्ट बन जाएगा एल्काइल, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। तो कैसे बनता है? मैंने कहा एक तरीका ये है, रिमूविंग वन हाइड्रोजन। जैसे मैंने बनाया यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल के माइनस कर दिया, बस निकल गया। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दे दिया CnH2n+1। सबसे पहला एल्काइल ग्रुप क्या होगा? मिथाइल होगा। सबसे पहला एलिमेंट होगा मिथाइल, ये होगा CH3। दूसरा मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा इथाइल, इथाइल होगा C2H5। दोनों याद कर लो, दोनों याद कर लो, क्योंकि मिथाइल जो है वो मीथेन से बना हुआ है, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया है, और इथाइल जो है वो इथेन से बना है, इसमें से भी मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया है। बस बन गया ये। अब इसमें क्या फायदा है? मैंने कहा इसके आगे अभी क्या है, फर्दर और, यस, फर्दर और फंक्शनल ग्रुप ऐड होने की चांसेस बचती है। आइए अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? या तो एक एटम हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। एक सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। और खास बात क्या है, जब ये रहते हैं तो एक स्पेसिफिक मैनर में ही, एक निश्चित तरीके से ही क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी है, इनकी अपनी खुद की एक अलग केमिकल प्रॉपर्टी है। इनकी इन फंक्शनल ग्रुप की क्या है? ये या तो एक एटम है या तो ग्रुप ऑफ एटम है। एक एटम का एग्जांपल है हेलोजेंस। हां भाई, सॉल्ट फॉर्मर्स, ये भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसमें ऐड हो जाते हैं उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपको याद होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये क्या है? ये भी यस, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। और मैंने एग्जांपल दिया किसका? एक सिंगल एटम का लिख रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। और ग्रुप ऑफ एटम का नाम लिखेंगे तो OH- दैट इज अल्कोहल, या एल्डिहाइड CHO, या कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ये एक नहीं है, देख लीजिए, एक से अधिक एटम्स हैं। देखिए OH में एक O एक H, ठीक है, CHO में CHO, दिख रहे हैं, एक से अधिक एटम, तो सिंगल एटम भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हेलोजेंस का एग्जांपल दिया, ये रहा हमारा हेलोजेंस, और या तो ये एल्काइल्स, या ये अल्कोहल्स, या एल्डिहाइड्स, या कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए आगे आपको ले चलते हैं। ये सब जब भी रिएक्ट करेंगे तो याद रखिएगा, दे विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन। इनका अपना एक अलग तरीके से रिएक्ट करना है। ये रहा आपके पास स्क्रीन पे, ये रहा हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। तो क्या खास बात है इन फंक्शनल ग्रुप्स की? तो मैंने कहा जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी एक जैसी होती हैं। अब जितने भी अल्कोहल होंगे, जितने भी नाम के OH एंड लगा होगा, उन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे COOH जिसके नाम में लिखा होगा, उन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग होगा। भाई अब कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टी अल्कोहल से मत मिलाना, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। ये जब भी होते हैं, ये भी क्या होते हैं? होमोलोगस सीरीज में पाए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे किसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सर ये स्ट्रक्चर क्या है? ये देखिए, एक कार्बन है और इस पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। हाँ, क्योंकि आपको याद होगा कार्बन के लास्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कार्बन क्या कर सकता है? 4। कार्बन 4 एलिमेंट के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है। याद रखिएगा, शेयरिंग करेगा कार्बन, लूज और गेन कर सकता है? नहीं करेगा, ठीक है, लूज और गेन नहीं कर सकता है कार्बन, शेयरिंग करेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर यस, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये तो मीथेन बन जाएगा। बस इसी मीथेन में यहाँ पर क्या करना है? हाइड्रोजन नहीं लगाना है। यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा? कार्बन। तो इसके 4, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, वैलेंसी इसकी क्या हो रही है? पूरी हो रही है। क्या हो रही है कि नहीं? 1 2 3 4। सिमिलरली यहां से देखिए, इस वाले कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, 4 की वैलेंसी पूरी हो रही है कि नहीं? टेट्रा वैलेंसी पूरी हो रही है कि नहीं? तो यहां पे ये इसके साथ शेयर कर रहा है, तो 1 2 3, अब इस वाले कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है, तो 4। तो सारे कार्बन एलिमेंट जो हैं अपनी टेट्रा वैलेंसी को पूरा करेंगे, बिना पूरा किए वो कंपाउंड नहीं बन पाएंगे। अब आप देखिए इस स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ कितने कार्बन है? 1 2 3 4। पहली बात है, मुझे कार्बन इसमें 4 दिख रहे हैं। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 है। जैसे ही 4 होगा तो नाम में क्या लग जाएगा? ब्यूट लग जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे तो 4 होगा। नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे तो क्या नाम होगा? बताइए, टाइप करिए, व्हाट विल बी द नेम। हाँ, नेम का वर्ड रूट क्या होगा अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे? मैंने तो 4 का एग्जांपल दिया। चलिए आप बताइए, टाइप करिए, मैंने कहा था मैं पूछूंगा। हाँ, अगर आप मेरे साथ यस लाइव क्लास कर रहे हो तो लाइव का ये फायदा भी है, साथ में मैं और आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कार्बन एटम्स में 4 है, मेरे केस में 1 2 3 4, तो नाम में ब्यूट लग गया। अब और क्या खास बात है? कहीं पे डबल बॉन्ड का निशान है क्या? डबल बॉन्ड का साइन सिंबल क्या होगा? ऐसे 2 पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी तो डबल बॉन्ड होगा। कहीं है निशान क्या? नहीं। कहीं ट्रिपल बॉन्ड का निशान है क्या? 3 लाइंस दिखाई देंगी, ऐसी 3 स्ट्रेट लाइंस, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग उसको एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं नाम में? ANE। क्यों? क्योंकि ये होते हैं एल्केन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड एल्केन, तो इसका मतलब इसके नाम के सफिक्स में एंड में क्या लग जाएगा? एन। तो ब्यूट और एन, तो इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को देखा आपके सामने और स्ट्रक्चर से उसका नाम बता दिया। अब इस तरीके रिप्रेजेंट करने को यस C4H10, ध्यान से देखिए, C4 C4 है और H10 है। अब एक एक करके रिप्रेजेंट करिए, देखिए स्ट्रक्चर को बनाइए। कार्बन 4 1 2 3 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करिए, 1 2 3 4 और 4 8 और 2 10। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि आपने क्या कर दिया? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, इसमें दिखा दिया कि नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। ऐसे को कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आपको आना चाहिए। चलिए, और अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बड़ा लग रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। आप इसको कहेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला या एब्रिविएटेड फॉर्मूला। कैसे बनेगा आइए इसको दिखाते हैं। जरा यहां से देखिए, इसी स्ट्रक्चर से बन जाएगा। इसको देखिए, यहां पर कार्बन है CH3, पढ़िए इसको CH3, यहां पर है कार्बन CH2, ये रहा CH2, अगेन कार्बन है CH2 एंड लास्ट में है CH3। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला से ही हमने बना दिया कंडेंस्ड फॉर्मूला या एब्रिविएटेड फॉर्मूला। क्या कहते हैं?
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब लास्ट है कार्बन का स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन में सिर्फ कार्बन 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 शो कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, नाम हो जाएगा कार्बन स्केलेटन ऑफ ब्यूटेन। चलिए बताइए व्हाट इज द कार्बन स्केलेटन ऑफ प्रोपेन। हाँ नंबर बता दीजिए बस, व्हाट इज द कार्बन स्केलेटन ऑफ प्रोपेन। आइए अब रूल शुरू कर रहा हूं आपको, प्लीज रूल को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रूल समझ लिया आपने, ये रूल समझ लिया तो समझ लाइए IUPAC के क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल आ रहे हैं और फिर आएंगे इस बार भी। यस हर बार आते हैं IUPAC के क्वेश्चंस। यस नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर साल आ रहे हैं, हर बोर्ड के ईयर में आ रहे हैं एंड 100% मैं श्योर हूं कि फिर आएंगे। तो इसीलिए प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को मिस आउट मत करिएगा। चलिए रूल्स फॉर यस ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला रूल है आप सेलेक्ट करिए। क्या सेलेक्ट करिए, आप सबसे लंबी कार्बन चेन को खोजिए और वो कार्बन चेन जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में हो, सेलेक्ट करिए। उससे क्या मिलेगा आपको, वर्ड रूट मिल जाएगा। वर्ड रूट मतलब पहला बेसिक वर्ड मिल जाएगा। क्या चीज मिलेगा, वर्ड रूट मिलेगा। जैसे मेरे केस में देखिए इसमें 5 कार्बन है एक चेन में, तो इसका नाम यस इसका नाम क्या होगा, यस इसका नाम होगा पेंट। क्या नाम होगा, पेंट। अब सबके बीच में देखिए कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, एक सिंगल लाइन है सबके बीच में, तो सिंगल बॉन्ड है और एन, तो पेंट एन, ये है हमारा वर्ड रूट। एक और एग्जांपल दूं आपको, यहां देखिए आपको बताना है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें जो कार्बन की चेन है वो सबसे लंबी चेन खोजनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम दे देंगे 1 2 और 3 और सोचेंगे कि सबसे लंबी कार्बन की चेन तो यही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ऐसे देखेंगे, कहां से चलेंगे जरा देखिए। तो इसकी लंबी कार्बन की चेन यहां से शुरू होगी और यहां ना जाकर के इस कार्बन से यहां चली जाएगी। इसका मतलब है कि 3 के बाद यहां 4 और यहां 5 और यहां 6 हो जाएगा। इसके नाम में आ जाएगा हेक्सेन। क्या आ जाएगा, हेक्सेन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कार्बन की सबसे लंबी चेन 6 कार्बन की है। ठीक है, तो चेन स्ट्रेट होगी कोई जरूरी नहीं है, चेन क्या हो सकती है, रिंग में हो सकती है, ब्रांच में हो सकती है। ध्यान दीजिएगा इसको भी। पहला रूल क्लियर है। आइए सेकंड रूल। ये रूल समझ जाएंगे तो मैं आपको श्योर कह सकता हूं कि 5 नंबर तो गारंटीड है। सच कह रहा हूं, आपको ये नंबर मिल जाएंगे केमिस्ट्री में। आइए नेक्स्ट रूल 2, जो ब्रांच होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जो ब्रांच होना चाहिए जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या ब्रांच का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच इसको बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्बन की सबसे लंबी चेन है कार्बन 7। ठीक है, कार्बन 7 तो मिल गया आपको। अब आप एक थर्ड नंबर 1 2 3 तीसरे वाले कार्बन पर क्या हो रही है, एक डंडी लगी है। इस डंडी को कहते हैं ब्रांच लगना। क्या लगना, ब्रांच लगना। और ब्रांच का नाम होता है कौन, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या खोजना होता है, क्या जानना होता है, ब्रांच का नाम क्या है और ब्रांच की पोजीशन क्या है। मेरे केस में पोजीशन है 3। देखिए 3 के बाद क्या लगाया, डैश मिथाइल। क्या नाम है, 3 मिथाइल। अगर ये सिंगल बॉन्ड ही होता, जो कि दिख रहा है मुझे कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो उसका लंबी चेन कार्बन की तो C7 है। C7 है लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन ये है 7 है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। अगर एन क्यों लग गया, हेप्ट तो समझ में आ रहा है कि कार्बन 7 है, कार्बन 7 है तो हेप्ट तो क्लियर हो गया। एन क्यों लग रहा है, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड का निशान है और ये तो उसका मेन वर्ड है। अब इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे लग जाएगी इसका सब्स्टिट्यूएंट और आगे लगेगा 3 डैश। देखिए क्या नाम हो जाएगा, 3 डैश मिथाइल हेप्टेन। इसका पूरा नाम होगा 3 मिथाइल हेप्टेन। देखिए 3 मिथाइल क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन के थर्ड वाले कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड हुआ था। ध्यान देंगे, उसकी पोजीशन बताना, ये जो सबसे पहले आगे है ये पोजीशन बता रहा है, तो पहले पोजीशन फिर सब्स्टिट्यूएंट और फिर वर्ड रूट, तो इसी को कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगाना जरूरी होता है। ठीक है, आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 3 में क्या बताया गया है कि अगर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन जब बना रहे हो तो ये ध्यान देते हुए बनाना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगाए गए हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल में मैंने बता दिया आपको CH3 होगा, इसको मिथाइल बोलते हैं, या C2H5, ये दो कॉमन है। ध्यान दे दीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसको बार-बार याद नहीं करना है, बस एक बार याद कर लीजिए। CH3 जो कि मैं बोल रहा हूं मिथाइल हो सकता है या कॉमन है दूसरा मिथाइल, ये दोनों कॉमन है और ज्यादा नहीं आते हैं। प्रोपाइल ब्यूटाइल नहीं आता है। ठीक है, मैंने जो कॉमनली देखा है वो यही आ रहा है। क्या चीज, CH3 ये है एल्काइल या दूसरा है मिथाइल, ये मिथाइल, ये दोनों में से क्या होंगे, कहीं ना कहीं ब्रांच में ऐड होंगे। तो कह रहा है जैसे ही ये ऐड हो रहे हैं, आपको क्या देखना है, आपको देखना है सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इसको मिले, इसको नंबर मिले सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इस एल्काइल को मिले। ध्यान दीजिए मेरी बात को। जैसे इससे देखिए कार्बन 1 2 3 4 5, तो यहां पर 2 वाले कार्बन पर, सेकंड वाले कार्बन पर CH3 जुड़ गया है। तो मैंने बताया CH3 क्या होता है, एक एल्काइल होता है, एल्काइल एज अ ब्रांच जुड़ा है और नंबर क्या आ रहा है 2, तो उसका नाम है 2 मिथाइल। ये सही होगा। क्यों सही है, क्योंकि इसमें सबसे छोटा नंबर इसको मिल रहा है, इस एल्काइल ग्रुप को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब यहां से चेक करेंगे, तो अब यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब यहां पर आप देखेंगे इसी सेम को, तो यहां पे आप नंबरिंग देंगे 4। जैसे ही 4 देंगे तो गलत नाम हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, इस एल्काइल का नंबर बड़ा कर दिया। आपको देखना होता है जहां से इसकी चेन शॉर्टेस्ट या शॉर्टेस्ट हो रही है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर देना है इस एल्काइल को। ठीक है, जहां भी होगा सबसे छोटा नंबर इसको मिलना चाहिए। आइए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ एल्काइल्स। अगर एक से अधिक एल्काइल हो गए तो, भाई एक था तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने एक ही लगाया था मिथाइल। अब एक से अधिक एल्काइल हो गए तो कह रहा है बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। आइए देखता हूं, इसमें देखिए जरा, इसको ध्यान से देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर यहां तक का नाम सोचते हैं, इसको कहते हैं सर ये तो पेंटेन है, और मैं कहूंगा नहीं, ये पेंटेन नहीं है, क्योंकि कार्बन की सबसे लंबी चेन वो नहीं है। कार्बन की लंबी चेन यहां है, आओ कहां है, देखो ये है, ये है कार्बन की लंबी चेन। ध्यान दीजिए, कार्बन की सबसे लंबी चेन कहां है, ये है, ये 1 2 3 फिर 4 5 6 7, ये है कार्बन की सबसे लंबी चेन। वो चेन तो इनकम्प्लीट है, देखिए वो चेन तो छोटी जा रही है। तो अब इसलिए 7 सबसे हाईएस्ट कार्बन है, 7 है तो हेप्ट हो गया, 7 है तो हेप्ट हो गया। और एन क्यों लग रहा है, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड का निशान। देख लीजिए एक डंडी बनी है, एक डंडी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन है, तो इसलिए हेप्टेन हो गया, तो मेन वर्ड मिल गया। अब इसमें ये जो ऐड हो रहा है, ये मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, ये जो ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें C2 है, तो उसको बोलेंगे C2, और H कितना है 3 और 2 5, तो ये एक्चुअली में इथाइल है। कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या लग रहा था, ये दो कार्बन अलग अलग दिख रहे थे, एक्चुअली में ये इथाइल है। मैंने कहा था मिथाइल और इथाइल दो एल्काइल है जो बहुत कॉमन है, बार-बार यही ब्रांचिंग होगी, देखिए ब्रांच चेन लग गई है। ठीक है, तो जरूरी है कि ब्रांच ऊपर लगे या नीचे लगे, डंडी लगा के। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ब्रांच ऐसे भी लग सकती है, यहां सामने हॉरिजॉन्टल लग सकती है ब्रांच, जरूरी नहीं है ऊपर या नीचे लगे। तो ये जो ब्रांच लग रही है ये है इथाइल, और कहां लग रहा है, थर्ड वाले कार्बन पे, क्योंकि इसका नंबर हमको स्मॉलेस्ट देना है। क्या नंबर देना है, इसका एल्काइल का स्मॉलेस्ट नंबर देना है, इसलिए नाम है 3 इथाइल हेप्टेन। एक और एग्जांपल देखता हूं,
आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे इसी को दोबारा रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे लंबी चेन तो साफ साफ दिखाई दे रही है, सबसे लंबी चेन है कार्बन 7 की, कार्बन 7 की लंबी चेन है तो मेन वर्ड मिल गया जिसको हम कहते हैं वर्ड रूट मिल गया, हेप्टेन, ये तो क्लियर हो गया। अब जो ब्रांचिंग लग रही है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। सबसे छोटा नंबर क्या लगेगा इसको 3, क्योंकि यहां से अगर रिवर्स करेंगे तो 3 नंबर नहीं आएगा, ठीक है, तो 5 नंबर आएगा और 5 ले नहीं सकते। आपको इस एल्काइल का, यस इस एल्काइल का जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांच बना रहा है उसका नंबर स्मॉलेस्ट लाना है और स्मॉलेस्ट 3 ठीक है, इसलिए 3 इथाइल। क्लियर है, पक्का? आइए अगला रूट बढ़ जाऊं। अब भाई अगला रूट बढ़ जाते रुकना नहीं है। अगर एक से अधिक एल्काइल हुए अर्थात मल्टीपल एल्काइल्स हुए तो क्या होगा? एक से अधिक एल्काइल हुआ तो आपको उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? लेबल्ड विद ग्रीक न्यूमेरिकल्स। क्या लगाना पड़ेगा? ग्रीक न्यूमेरिकल्स लगाना पड़ेगा। जैसे ए 2 लगाएंगे तो डाई हो जाएगा, ठीक है, 2 होंगे तो डाई लग सकता है, 3 होगा तो ट्राई लग सकता है, 4 होगा तो टेट्रा लग सकता है। अब इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन यही दिख रही है मुझे, इससे लंबी कार्बन चेन नहीं है 1 2 3 4, तो 4 है तो ब्यूट और एन क्यों? क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटेन क्लियर है, ये वर्ड रूट क्लियर है, पहला वर्ड रूट आना चाहिए, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आनी चाहिए, सबसे पहला रूट नहीं बताया था, वर्ड रूट मिला गया। अब ब्रांचिंग कहां है देखिए, इससे काउंट करना शुरू करेगा यहां से, तो 1 2 3, तो यहाँ पे तो नंबर बढ़ा जाएगा। हमें क्या करना चाहिए था, ये जो ब्रांच लगी है जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ये कहां होना चाहिए? शॉर्टेस्ट नंबर पे होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, तो यहां से स्मॉलेस्ट पड़ेगा ना, इसलिए इसको नहीं ले सकता। तो क्या लेंगे, कहां से लेंगे नंबर? यहां से लेंगे। तो आप देखेंगे ये 1 कार्बन है और ये सेकंड वाला कार्बन है, तो कार्बन पे है 2 पे है, तो 2 उसकी पोजीशन हो गई। इस वाले की पोजीशन, इसका नाम मिथाइल है, मैंने फॉर्मूला याद करा दिया आपको, CH3 मिथाइल होता है। अगेन ये भी मिथाइल है, ये भी 2 पे लिखा है, तो 2 बार 2, 2 डाई मिथाइल, देखिए 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल, यही है ग्रीक नंबर ऐड करना, 2, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, डन है। आगे एक और देखता हूं, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको देखिए, उधर देखिए इसको। अब इसको ध्यान दीजिए, इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ब्यूट की है, क्योंकि 1 2 3 4, तो ब्यूटेन क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया, ब्यूटेन नाम नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। अब आप देखिए यहां पर सेकंड वाले कार्बन पर, यहां पर C2H5 है, ये मिस्टेक होगा, C2H5 है और यहां पर है CH3। अब आप जानते हैं कि आपको इनका नाम देना है, तो आपने नाम दिया, इसके लिए भी 2 मिथाइल, इसके लिए नाम दे दिया, इसके लिए 2 इथाइल और ब्यूट। तो आपने क्या कर दिया, 2 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल मिथाइल दोनों सेम नहीं है इसलिए 2 इथाइल भी, पोजीशन दोनों की सेम है इसलिए 2 2 करके लिख रहे हैं 2 बार, ठीक है, क्लियर है। पोजीशन का रूल याद है ना, पोजीशन सबसे आगे होती है, पोजीशन आगे होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है और फिर वर्ड रूट होता है, यही सीक्वेंस है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अभी आपने सफिक्स लगाना नहीं सीखा, अभी तक तो प्रीफिक्स सीखा था ना, अब हम सफिक्स भी लगाएंगे, यहां आने वाला है। आइए अब देखिए क्या करना है, थोड़ा इसको देखिए ध्यान से, रूल नंबर 6 को, अगर क्या हो, अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या होगा। ये फंक्शनल ग्रुप मैंने 3 बताए बेसिकली, जो ज्यादा कॉमन आ रहे हैं। एक बताया OH, इसका नाम बताया अल्कोहल होता है ये, ठीक है। दूसरा बताया CHO, ये क्या होता है, एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड होते हैं, इनके नाम से एल मिलता है, इनके नाम से ऑल मिलता है, क्या मिलता है, इनके अल्कोहल के नाम में OL मिलता है, और एल्डिहाइड के नाम से एल मिलता है, और एक और है COOH, इससे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या नाम मिलता है, इसके नाम में ओइक एसिड नाम मिलता है, यस ओइक एसिड। चलिए आइए, तो ये 3 कॉमन है, वैसे मैंने हेलोजन भी बताया था आपको, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। कीटोन आपके सिलेबस में नहीं है ना, कीटोन है ना ईथर है, इसलिए उसको नहीं डिस्कस करना है, आपको उसको पढ़ना भी नहीं है, जितना मैं स्क्रीन पे कर रहा हूं बस इतना पढ़ लो, मैं कह रहा हूं आपको, उसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए इसको देखिए, अब इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है और फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ ऐड हो रहा है, तो इसका नंबर ऐसा रखना है कि जो कार्बन एटम है उसको स्मॉलेस्ट नंबर मिले। आइए देखिए, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 कार्बन है, ये तो कंफर्म हो गया, सिंगल बॉन्ड है, ये भी कंफर्म हो गया। अगर मुझसे नाम पूछते, मैं बोलता सर इसका नाम तो पेंटेन है, ANE, है ना, ये तो नॉर्मल नाम होता। और एक खास बात क्या है, इसमें यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, बाय मिस्टेक यहाँ पे O नहीं दिख रहा है, मैं जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या ऐड है, H नहीं है, OH एडेड है। अब OH एडेड है तो OH क्या है, मैंने क्या बताया था, OH एक अल्कोहल है, बताया था मैं यहाँ पर कि OH क्या होती है, एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है। अब OH मतलब अल्कोहल, और अल्कोहल जहां ऐड है वहां पर कार्बन का नंबर छोटा होना चाहिए, तो कार्बन का नंबर तो यहां से शुरू करिए 1 2, अभी तो छोटा आएगा, क्योंकि यहां से शुरू करेंगे तो चौथा नंबर आएगा। आपको कार्बन का क्या नंबर देना है, स्मॉलेस्ट नंबर देना है। लिखिए कार्बन एटम गेट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, तो अब आपको क्या देना पड़ेगा, आपको सेकंड नंबर देना पड़ेगा। पर इस बार क्योंकि ये पीछे ऐड हो रहा है, पीछे सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप आगे नहीं लगता है, ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप के नाम पीछे लगते हैं, तो इसलिए देखिए पेंटेन तक तो नाम सही था, देखिए ई हटने वाला मेरा, ई हट जाएगा, देखिए पेंटेन तक तो हो गया, डैश लगाया, यहां पे दिया पोजीशन और यहां लगाया ऑल, तो बन गया पेंटेन टू ऑल, क्योंकि ये एक तरह का अल्कोहल है, ठीक है। ये 2 क्या बता रहा है, पोजीशन, और पोजीशन क्या रखनी है आपको, कार्बन की पोजीशन सबसे स्मॉलेस्ट रखनी है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि ये आप दोबारा भी, यस, जब मौका मिलेगा, जब आप स्वयं अपनी बुक से इसके क्वेश्चंस करेंगे IUPAC ने, कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 5 नंबर तो आपके मुट्ठी में है, और इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे भी मैंने कह दिया कि अगर आप फ्यूचर में, यस, अगर आप आगे लाइफ में ये साइंस को एज अ कैरियर लेना चाहते हैं तो प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई मजाक नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, अगर आप साइंस एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं। चलिए इन केस, आइए एक और टाइप देख लेते हैं, यस, ये इस बार जो दिखाने जा रहे हैं वो ये, इन केस अगर क्या हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो, क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो और अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है भी, ब्रांच है भी आपके पास और अलग अलग है, तो उनका नाम किस पे डिपेंड करता है, अल्फाबेट पे डिपेंड करता है। आइए सबसे लंबी चेन देखिए कार्बन की, ये रही, तो सबसे लंबी चेन तो कार्बन की दिख रही है, दिख रहा है कि कार्बन सबसे लंबी चेन 6 है, के मतलब हो गया हेक्स और एन, एन क्यों, क्योंकि सबके बीच में सिंगल 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 बॉन्ड है। अब एक कार्बन में ब्रांच बन रही है, ब्रोमाइन बना रहा है, दूसरा एक और ब्रांच बन रही है, क्लोरीन भी बना रहा है, ठीक है। अब 2 हो गई ब्रांचिंग, तो अब जब 2 हो गई, यस, 2 सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग टाइप के हो गए, एक जो ब्रोमीन है, यस, वो हेलोजन है, आपको याद होगा मैंने कहा था ये एक फंक्शनल ग्रुप है, यस, मैंने बताया था हेलोजन नाम का एक फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब ये जो ब्रोमीन है वो सेकंड पे ऐड हो रहा है, इसलिए 2 ब्रोमो, अब ब्रोमो बी और क्लोरो सी, पहले बताइए कौन आएगा, बी पहले आएगा कि सी पहले आएगा, अल्फाबेटिकली करेंगे, बी पहले आएगा, इसीलिए ब्रोमीन पहले लिख रहे हैं, समझ गए। पोजीशन में 2 यहां से लिख रहे हैं, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन की पोजीशन 4 पर है, यह जो है वो 4th पे है, तो अल्फाबेटिकली नेम देंगे, अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा, क्लोरीन में ब्रोमीन में पहला नाम ब्रोमीन का आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली बोलेंगे, इसलिए ब्रोमीन की पोजीशन और नाम पहले लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही या सब्स्टिट्यूएंट का फॉर्मूला आपके सिलेबस में, 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक ब्रांचिंग ये हो गई, अधिक से अधिक 2 ब्रांचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आइसोमर, क्योंकि मैंने बताया ये 1 शॉट वीडियो है, हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, पूरा, यस, ये चैप्टर पूरा एक शॉट में आपके साथ फिनिश कर दूंगा, आपको दोबारा कहीं से और कुछ भी पढ़ना नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस आपको। यस, आप बुक मत खोलिएगा इसके बाद, यस,
नो नीड टू ओपन द बुक, और जो मैं रिएक्शंस कराऊंगा इसमें वही रिएक्शंस आप पढ़िएगा, उसके अलावा यू नीड नॉट गो थ्रू अदर रिएक्शंस। मैं सारे मेजर इंपॉर्टेंट और बोर्ड में आए हुए यस क्वेश्चंस के ये सारे रिएक्शंस भी आपको करा दूंगा। कहीं कुछ नहीं पलटना है, चेक करना है, देखना है, अपने रेफरेंस के लिए जरूर पढ़ो। बाकी अगर आपको जरा सी भी डाउट है, बुक देख के आपको पैनिक आ रहा है, बुक देख के घबराहट हो रही है, इस चक्कर को देख के परेशानी आ रही है, तो आपकी परेशानी का सलूशन है सर तरुण रूपानी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। आइसोमर, आइसो मतलब एक जैसा। ये मर क्या होता है? मर मतलब होता है कंबाइनिंग पार्ट्स। तो एक जैसे पार्ट्स हो, ये क्या होता है सर? कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक होता है पर उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। हाँ, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? आइसोमर। और ऐसे फिनोमिना को, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। देखिए आइसो मतलब सेम, ये वर्ड पहचान लीजिए, और मर MER मतलब पार्ट्स, इसके पार्ट्स एक जैसे होते हैं। तो इनके खास बात क्या है? आइसोमर की खास बात क्या है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भले अलग हो सकती है, फिजिकली ये अलग हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस अलग हो सकते हैं, पर केमिकली सेम होते हैं। क्या कारण है आइसोमेरिज्म का? तो एक कारण है उनकी लिंकिंग, और लिंकिंग में सबसे पहले आता है चेन आइसोमेरिज्म। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सिलेबस में है चेन आइसोमेरिज्म। देखिए नाम में ही सब काम छुपा है। जब क्या हो, जब कार्बन कंपाउंड्स बनाए और उनका फॉर्मूला तो सेम होगा, क्योंकि आइसोमर में तो मैंने बता दिया कि केमिकल फॉर्मूला का सेम होने वाला है, बट क्या होने वाला है? उनका अरेंजमेंट ऑफ कार्बन या तो चेन में होगा या ब्रांच में होगा, या तो कार्बन 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 चेन में बने रहेंगे या उनमें ब्रांचिंग निकलेगी, जैसे हमने सब्स्टिट्यूएंट देखा था। तो ऐसा होगा तो उसे कहेंगे क्या? चेन आइसोमर। और इस फिनोमिना को कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल है पेंटेन का, ये स्क्रीन पे हम दिखाने जा रहे हैं। पेंटेन, ये तो क्लियर है, पेंट मतलब कार्बन कितने होंगे, N कितना होगा, 5 होगा, और एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा। तो C5H12 कैसे आया फॉर्मूला? C5H12 कैसे आया? इससे आया कि नहीं आया? बताइए। जनरल फॉर्मूला क्या है एल्केन का? CnH2n+2। अब बताइए जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन। हाँ, कमेंट बॉक्स पे अभी मेरे साथ लाइव बैठे हो, तुम टाइप करो, मैंने कहा मैं इसमें आपसे पूछने वाला हूं, और मैं श्योर कह सकता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे जितने सुपरस्टार अभी जो लाइव बैठे हैं, यस तुम जो भी मेरे साथ लाइव बैठे हो, सच में तुम फॉर्मूला ये जानते हो। तो चलो टाइप कर दो, देखो मैं आपका ये लिखा हुआ फॉर्मूला। चलिए आपको लिखना है जनरल फॉर्मूला फॉर, क्या लिखना है? एल्कीन। एल्कीन मैंने लिख दिया, ये एल्कीन है, देखिए पेंटेन सिंगल बॉन्ड, आपको एल्कीन का फॉर्मूला लिखना है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, मैं दिखाने जा रहा था, तब तक आप टाइप कर लीजिए। मुझे देखना है मेरे प्यारे सुपरस्टार्स कैसे यस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे इतना समझ पा रहे हैं मेरे साथ। चलिए लिखिए, अभी टाइप करिए, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, पीछे मत जाओ, यस पीछे टर्न मत करो, अपने आप से लिखो। तो ये रहा आपके पास पेंटेन का स्ट्रक्चर, मैं आपके सामने यस दिखा रहा हूं। देखिए पेंटेन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक स्ट्रेट चेन में पेंटेन को रिप्रेजेंट कर दिया, सिंगल पेंटेन। दूसरा, अब इसमें पेंटेन में क्या कर दिया है? देखिए CH3 क्या कर दिया? एक सिंगल ब्रांच बनाई गई है, बाकी यहाँ पे 4 कार्बन एटम, देख लीजिए 1 2 3 4, नाम है आइसो पेंटेन, या दूसरा नाम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ, ये भी पेंटेन है, और ये वाला पेंटेन देखिए, इसमें ब्रांचिंग कहां हो रही है? तो ये चेन का एग्जांपल है, और ये ब्रांच का एग्जांपल है, एक और ब्रांचिंग है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है? नियोपेंटेन। 3 कार्बन यहां दिख रहे हैं, एक मिथाइल ग्रुप में और एक अगेन मिथाइल ग्रुप में ब्रांचिंग, 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहां 2 ब्रांचिंग दिख रही है, वो भी सेंटर में दिखाई दे रही है, बीचों बीच में दिखाई दे रही है। नाम है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? क्योंकि कार्बन 3 है इसमें, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन 3 है। और वैसे इसका दूसरा क्या नाम है? इसका नाम है नियोपेंटेन। ठीक है, तो एक ही पेंटेन है, पेंटेन तो वही है, सब में C5H12 है, चेक करके देख लीजिए, सबके कार्बन और हाइड्रोजन देख लीजिए, सब में कार्बन 5 होगा, हाइड्रोजन 12 होगा। 40 में देख लीजिए, 40 में क्या होगा? कार्बन 5 हाइड्रोजन 12, ये तो पक्का है, पर इसका स्ट्रक्चर हर बार अलग अलग बन रहा है। ठीक है, केमिकली सब यही है, C5H12 है, इसी को कहते हैं चेन आइसोमर। आइए अब आगे आ रहा है पोजीशन आइसोमर। देखो नाम में ही सब कुछ लिखा है, जब क्या हो, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड हो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट क्या चेंज है? डिफर इन पोजीशन। किसकी पोजीशन? उसके सब्स्टिट्यूएंट्स की, उसके ब्रांचिंग की पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, जो उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसे मैंने दिखाया था अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, इनकी पोजीशन चेंज होगी, बस है भाई, पोजीशन बदलेगी, ऐसे को कहते हैं पोजीशन आइसोमर, और इस फिनोमेनन को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल है ब्यूटाइन का। ठीक है, ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट मतलब कार्बन 4, ब्यूट मतलब कार्बन 4, और आपको याद होगा जब हम लोग ने एल्काइन किया था तो उसका जनरल फॉर्मूला दिया था CnH2n-2। ठीक है, ये फॉर्मूला था, मेरा फॉर्मूला लिखा नहीं, CnH2n+2 अगर आपने लिखा है एल्कीन के लिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये है ब्यूटाइन का यस का जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2 बन गया C4H6। अब आप देखिए इसमें 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। पहला देखिए, ध्यान दीजिए, कार्बन 1 कार्बन 2, यहाँ पे हो गया कार्बन 3, और यहाँ पर हो गया कार्बन 4, 4 कार्बन थे। और देखिए जो ये ट्रिपल वाला बॉन्ड है वो पहले ही कार्बन पर है, तो ये जो ब्रांचिंग है, ये जो पोजीशन है इसकी, यस इसकी जो पोजीशन है जो ब्रांच की, वो कहां पर है? पहले पर है। तो नाम हो गया देखिए ब्यूट-1-आइन, ब्यूट-1-आइन। इसी तरह से दोबारा पोजीशन चेंज करेंगे। देखिए अब देखिए पोजीशन चेंज करने वाले हैं इस ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड तो है क्योंकि आपको मालूम चल गया है एल्काइन है, एल्काइन YNE से पता चल गया था ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब देखिए कार्बन 1 कार्बन 2, देखिए सेकंड कार्बन के बाद, क्योंकि लोएस्ट कार्बन का नंबर होना चाहिए, अब यहां से कार्बन का नंबर यहां से तो बड़ा जाता, 3 नंबर आता, इसलिए यहां से काउंटिंग किया, यहां से, और यहां पे क्या है, यहां से जाके 1 2 आएगा, यहां से जाके 1 2 आएगा, बीच में है, तो ब्यूट-2-आइन। तो ये दोनों क्या है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रही है? सिर्फ चेंज हो रही है। केमिकली तो दोनों ही ब्यूटाइन है, केमिकल फॉर्मूला दोनों केस में क्या है? सेम है, स्ट्रक्चर दोनों केस में अलग है, इसीलिए इसका नाम है आइसो। हेलो यस, किसी ने पूछा था, एक जोक है, तैयार है आप उसके लिए? चलिए एक जोक भी सुना देता हूं। किसी ने पूछा था एग्जाम में किसी बच्चे से, किसी हिंदी मीडियम के बच्चे से पूछा था कि संगमरमर क्या है? तो बच्चे ने लिख दिया, बच्चा मासूम का लिख दिया, जब 2 व्यक्ति संग में मर जाएं तो उन्हें कहते हैं संगमरमर। क्या कहते हैं? अरे ताकि नहीं बजा रही है, इससे बताना है। यस मार्बल को संगमरमर कहते हैं ना, मार्बल के स्टोन्स को, यस जैसे ताजमहल बना है। चलो जोक सपाट, वो मर याद आ रहा था मुझे बार-बार, आइसोमर, तो इसी से मुझे याद आ गया संगमरमर। चलो अब नहीं भूलोगे मेरे इस वाले जोक से, आइसोमर वाले जोक से नहीं भूलोगे। तो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है एल्केन, मैंने बता दिया ये एक सिंगल बॉन्ड बनाने वाला है, और क्योंकि ये एक एल्केन है, एलिफेटिक बॉन्ड है, ओपन चेन है, और एक खास बात है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाता है। कैसे पता चल गया सर आपको? क्योंकि याद होगा ये एलिफेटिक में सबसे पहला सैचुरेटेड है, याद रखिएगा सैचुरेटेड। सर ये सैचुरेट वर्ड क्यों आ रहा है बार-बार? तो मैंने बताया था सैचुरेट इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ऑल दी 4 कीवर्ड देखिए क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सर, क्यों तो सैचुरेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि ऑल दी 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुल्ली सैटिस्फाइड। क्योंकि कार्बन होता है टेट्रावैलेंट मतलब लास्ट शेयर में मैंने बताया 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 4 कार्बन वैलेंट बॉन्ड चाहिए होता है, याद है ना? तो ये चारों ही क्या हो जाते हैं, इसके सैटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए और फॉर्मूला
आपने मेरे साथ अभी पढ़ लिया था CnH2n+2। मैंने कह दिया अगर मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं अगर पूरा वीडियो देख लिया तो कहीं कुछ भी तलाश करने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आंख बंद करना और उसके बाद आंसर देखना धड़ल्ले से। यस, यू विल स्टार्ट राइटिंग ऑल योर आंसर्स। बस सिर्फ पूरा यस सिंसियरली ईमानदारी से पूरा फॉलो कर लो। चलो अभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है हमारा पहला एल्केन्स। तो एल्केन्स की खास बात क्या होती है, ये लोग अनरिएक्टिव होते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये अनरिएक्टिव क्यों होता है सर? अरे बताया तो, इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, जो 4 कार्बन होते हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अगर 4 के साथ क्या होते हैं बॉन्ड बना देते हैं तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, अनरिएक्टिव रहते ही नहीं है। इसलिए ये मतलब रिएक्टिव रहते ही नहीं है, पूरा रिएक्शन क्या होता है हो जाता है। तो ये अंडर नॉर्मल स्टेशन किसी से काम नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते हैं। यस, नाम है पैराफिन्स। पैरा मतलब होता है लिटिल और अफिन्स मतलब होता है अफिनिटी, किसी दूसरे के साथ अफिनिटी नहीं दिखाते। ठीक है, जैसे मैंने इसका जनरल फॉर्मूला दे दिया है और ये आपके इसका होमोलोगस सीरीज एल्केन्स का होमोलोगस सीरीज स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मिथ 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 मैंने याद करवाया था, फिर पूछूंगा, बताने के लिए तैयार हो जाओ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक होगा तो नाम हो जाएगा मिथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 हो जाएगा नाम हो जाएगा इथ। 3 हो जाएगा प्रॉप, 4 हो जाएगा ब्यूट, 5 हो जाएगा पेंट और 6 हो जाएगा हेक्स। इसके आगे नो टेक्स। हाँ बस आगे नहीं करना है, मतलब आपको आगे 7 8 9 10 नहीं करना है, हेक्स तक इज मोर देन इनफ। तो इसी तरीके से आपने जैसे एल्केन पढ़ा, यही एल्कीन और एल्काइन में भी आपको आना चाहिए। आपको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए और आपको उसका एब्रिविएशन आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर के समय जब सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल ही बॉन्ड होना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा होगा। और हर कार्बन को क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स का, 4 कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, बस के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अनकंबाइंड कार्बन नहीं रह सकता। आइए कार्बन ये एल्केन्स कहां से पाए जाते हैं, तो हमारे नेचुरल गैस जो पाई जा रही है जी CNG। फुल फॉर्म बताओ, CNG का फुल फॉर्म बताओ। वैसे मैं आपको बता दूं जहां पे पेट्रोलियम के रिजर्व पाए जाते हैं वहीं पर ये नेचुरल गैस भी पाई जाती है, कहीं और नहीं है, उसी जगह पाई जाती है। तो ये नेचुरल फुल फॉर्म बताओ, मैंने टाइम इसलिए दिया बीच में पूछ करके ताकि तुम याद में टाइप CNG। आजकल गाड़ियों में सबसे कॉमन है CNG। CNG गाड़ियां लोग ले रहे हैं और अपनी गाड़ियों में पेट्रोलियम की गाड़ी लेके CNG सस्ता पड़ता है। तो CNG NG नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये है हमारे एल्केन्स का सोर्स। एल्केन्स भी क्या करते हैं सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को बनाते हैं। तो तब एल्केन्स आइसोमर बनाएंगे जब इसके पास 3 कार्बन से ज्यादा होगा, मोर देन 3 कार्बन होगा, मतलब ब्यूटेन होगा तो ही क्या बनाएगा आइसोमर बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। ब्यूटेन बनाएगा, पेंटेन बनाएगा, मतलब ब्यूटेन के बाद वाले सारे क्या बनाएंगे आइसोमर बनाएंगे। कौन से टाइप का आइसोमर बनाएंगे लोग, चेन वाले, लंबी चेन, ब्रांचिंग बनाएंगे, चेन बनाएंगे। आइए देखिए आ गया ब्यूटेन। ब्यूटेन कितने आइसोमर बनाता है, ब्यूटेन 2। ठीक है, ब्यूटेन 2 ही आइसोमर बनाता है। जबकि अगला है पेंटेन। पेंटेन 3 आइसोमर्स बना सकते हैं, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन सकता है पेंटेन का। मैंने भी दिखाया था, नॉर्मल पेंटेन था, नियो पेंटेन था, याद आया, आइसो पेंटेन था, देखा ना। तो ये है आइसो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारी ईथेन और मीथेन। ये सबसे पहले बात करेंगे मार्श गैस मीथेन। एक ऐसी गैस जो मार्शी प्लेस में, जहां पर दलदली इलाका है, जहां पॉन्ड हो या जहां पे तालाब हो और वहां पे सड़े गले प्लांट पेड़ पौधे गंदगी हो, जहां पर बहुत महक बदबू आ रही होती है। अभी आपने ऐसा देखा है कि जहां पब्लिक वॉशरूम्स हो, जहां पर बहुत सारा गंदगी पेड़ पौधा भी साथ में उग रहा है, गटर का पानी भी साथ में और बहुत महक आ रही है, एक्चुअली वही है यस मार्श। मार्श गैस कहां निकलती है, जहां पे मार्शी एरिया होती है, जहां पे प्लांट और वेजिटेबल मैटर सड़ गल रहा होता है। काऊ डंग की महक आपने सुनी होगी पक्का, कहीं पे काऊ डंग, गाय का गोबर, अगर कहीं दीवार पे लोग गांव वाले स्पूट कर देते हैं, उसकी गोबरी वी कॉल इट हियर। कहते हैं ना हम लोग, यूपी में उसको गोबरी कहते हैं। काऊ डंग को क्या करते हैं हम लोग, काऊ डंग केक्स बना देते हैं। वैसे वो फ्यूल के रूप में होता था पहले, अब बहुत कम यूज करते हैं लोग। फ्यूल के रूप में मतलब उसको जलाते थे खाना पकाने के लिए, काऊ डंग केक्स। तो उसमें महक आती है, किसकी महक आती है, कहां से महक पहुंचती है, तो फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज, जो प्लांट मटेरियल है, जो वो वेस्ट है उनकी बॉडी का, वो सड़ने लगता है बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से ये महक आती है, बदबू आती है। याद रखिएगा इट इज प्रेजेंट इन द एयर एक्सहेल्ड बाय एनिमल्स। तो काऊ की महक, काऊ के शरीर से जो एयर एक्सहेल आउट हो रही है उसमें भी मौजूद है, क्योंकि वो खा रहे हैं ना सेलुलोज। पता है, तो हमारे इंटेस्टाइन में भी, हमारे ब्लड में भी महक है। और कहां पाया जाता है, जहां पर कोल्स पाए जा रहे हैं, जहां पर गहरी कोल की खदान है, डीप माइन है, वहां पर 90% मीथेन है और उसे कहते हैं फायर डैम्प। वहां बहुत रिस्की है, अगर गलती से किसी ने क्या कर दिया, मैच स्टिक लगा दी तो पूरी कोल माइन ब्लास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, सच में ये खुद जल जाने वाली गैस है। एक और प्रॉपर्टी बताता हूं मीथेन की, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है हमारी जो प्रकृति में, जो कह सकते हैं जो गर्मी बढ़ रही है, वो उसका कारण ये भी, दुश्मन ये भी है। और कैसे बनती है, डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बन सकती है। ये डिस्टिलेशन क्या होता है, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। किसी बंद जार में अगर वुड को हीट कर दिया जाए, ड्राई वुड को हीट कर दिया जाए, तो मीथेन पैदा हो सकता है। आइए मीथेन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो टेट्राहाइड्रन एस्टर। आइए लैब प्रिपरेशन मीथेन का करना है हमको, और ये रहा स्क्रीन पे। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। इंपॉर्टेंट है, मैंने जो रिएक्शन अब कराना है वो रिएक्शन आप जिसको मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, यहाँ जिसके बॉक्स में लगा देता हूं, बस उसके अलावा और कोई रिएक्शन मत करो, क्योंकि इस चक्कर में भी ढेर सारे रिएक्शन है और मैं ये जानता हूं मेरे बहुत सारे सुपरस्टार रिएक्शन कर करके दिमाग का गुड़ गोबर हो जाता है। तो इसलिए मैं जितना करा रहा हूं उसके अलावा और कोई रिएक्शन मत करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन पे एक बॉइलिंग ट्यूब है, उस बॉइलिंग ट्यूब को इन्वर्टेड रखा गया, नीचे की तरफ माउथ फेसिंग करके रखा गया है। इसमें मिलाया गया है सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम। जी, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट को सोडियम एथोनेट भी कहते हैं। क्यों ये दोनों मिला रहे हैं, क्योंकि दोनों को स्ट्रांगली हीट करना है, दोनों को स्ट्रांगली हीट करना है और रिएक्शन में हीट करने के बाद जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो गैस कलेक्ट हो रही है यही गैस है हमारी मीथेन। ठीक है, क्यों पानी में क्यों कलेक्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन होगा। और क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट नाम की एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है और मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये रहा आपका सोडियम एसीटेट और ये रहा सोडा लाइम। ध्यान दीजिएगा, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम दोनों में सोडियम है, ध्यान दीजिए, सोडियम सोडियम दोनों में, और प्रोड्यूस भी कर रहा है सोडियम, सोडियम कार्बोनेट नाम का एक सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब दूसरा ध्यान देना है कि जब ये रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है वो गैस है मीथेन। मीथेन को कलेक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर। क्यों एयर में क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, एयर के साथ मीथेन कोलैब कर जाती है, कंबाइन कर जाती है, एक हार्मफुल एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन सकती है, समझ गए। और इसीलिए इसको कलेक्ट करते हैं ओवर वाटर, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, पानी से हल्की भी होती है। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं अगली गैस मीथेन के बाद भाई इथेन, C2H6। इथेन, इथेन को बनाने के लिए, अब मीथेन बनाया तो इथेन तो जरूर बनाएंगे ना,
लैब प्रिपरेशन था इंपॉर्टेंट, इसलिए उसकी रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। इथेन को बनाने के लिए क्या करना है, जहां सोडियम एसीटेट लिया था यहां पे लेंगे सोडियम प्रोपोनेट और सोडा लाइम तो रिपीट है, तो एक्जैक्टली सेम है, इसीलिए मैंने इसकी रिएक्शन आपके लिए नहीं लिखी है, क्योंकि इसका रिएक्शन आपको यस मीथेन की तरह करना है और मीथेन का रिएक्शन याद कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मीथेन की तरह ही इसका रिएक्शन है सेम, बस वहां पर सोडियम एसीटेट था, यहां पर क्या है, प्रोपोनेट है, ठीक है। और आपको क्या निकलेगी इसमें, ईथेन। रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इतना करा दिया। आइए अब आते हैं लैब प्रिपरेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। देखिए एक होता है आयोडोमीथेन अर्थात मीथेन आयोडाइड। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन अब इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें मिथाइल के साथ आप हेलोजेंस को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन है और साथ में क्या है, हेलोजेंस है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, या इथाइल ब्रोमाइड जिसको हम कह रहे हैं इथाइल ब्रोमो इथेन, ठीक है। इन दोनों को कौन रिड्यूस करता है, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। ये रहा रिएक्शन मिथाइल, रिएक्शन को CH3 नीचे होना चाहिए, CH3I CH3I3 नीचे होगा, यहाँ ऊपर दिख रहा है, ऊपर बीच में उस सबसे पे चला जाएगा, प्लस ये रहा नेसेंट हाइड्रोजन। क्या किया नेसेंट हाइड्रोजन ने, इसको मीथेन में कन्वर्ट कर दिया, प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड रिलीज कर दिया। ध्यान दीजिए, सिमिलरली ऐसा कर रहा है वो। आगे आप देखेंगे ब्रोमो इथेन में भी यही हो रहा है, ये रहा आपका ब्रोमो इथेन, ये रिड्यूस हो जा रहा है और बन जा रहा है क्या, ईथेन। तो यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंगल एटम, जब हाइड्रोजन का सिंगल एटम एक्ट करता है एज वन, इट इज कॉल्ड एज अ नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, वैसे हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है और यहाँ पे क्या कर रही है, सिंगल ग्रुप में काम कर रही है। तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करती है, इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ जिंक ऑन डाइल्यूट, यस, जिंक और डाइल्यूट HCl से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, इस नेसेंट हाइड्रोजन से इसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। दोनों को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। हम बना रहे हैं इथेन और मीथेन, ठीक है, मीथेन इथेन, ये रही आपकी मीथेन CH4 और ये रही इथेन C2H6। और क्या कर सकते हैं, आइए देखिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट और है, वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर वाटर को ऐड करेंगे, थोड़ा सा रिएक्शन में जो नंबर है नीचे कर देना मुझे बस, अगर वाटर को ऐड करेंगे एट रूम टेम्परेचर, इसमें एल्युमिनियम कार्बाइड, ये रहा एल्युमिनियम कार्बाइड, प्लीज इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से देखें, Al4C3, ये है एल्युमिनियम कार्बाइड और रिएक्ट विद क्या कर रहे हैं, 12 एटम्स ऑफ वाटर। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। आपको मीथेन मिल गया, आपका प्रोडक्शन ऑफ मीथेन हो गया, ये प्रिपरेशन ऑफ मीथेन है, क्लियर है, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन है। और साथ में क्या हो रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे कह दे रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड विद वाटर, याद रखिएगा ये रूम टेम्परेचर में हो जाता है, नो नीड फॉर हीटिंग। और क्या हो सकता है, इथेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं इसी तरह से एल्काइल आयोडाइड से, ठीक है। इस रिएक्शन में ध्यान से देखेंगे, मिथाइल आयोडाइड, ये रहा CH3I, मिथाइल आयोडाइड, ये रहा, रिएक्ट किया विद मेटल सोडियम और क्या प्रोड्यूस किया, ये रहा आपके पास C2H6, C2H6 यहां लिख देता हूं, C2H6, ठीक है। ये बन गया आपका इथेन, इथेन बन गया और सोडियम आयोडाइड, क्लियर है। आइए क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, WURTZ, ये जो 3 यहां पे ऊपर लिखा है बस आपको इसको नीचे करना है, ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही होगा, क्या बनता है इस रिएक्शन कहते हैं WURTZ, वर्ड्स रिएक्शन, वैसे ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको बताया था। तो ये जो मीथेन है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, हां भाई, मीथेन एक कलरलेस गैस है, बट मैंने कहा ऑर्डर इसका यस है, यहां पे मार्शियल एंटर है ऑर्डर था, और इसका मेल्टिंग पॉइंट मत याद करो, ये बहुत कम पानी में सॉल्युबल होती है, पर जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कार्बन हाइड्रोजन के सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है, ध्यान रखना, जैसे टॉलिन में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कार्बन सल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगा, ये मैंने दोनों एग्जांपल दिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का, इनमें ये डिसॉल्व हो जाएगा। अगेन इथेन की प्रॉपर्टी क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन पॉइजनस गैस है, ये भी पानी में स्लाइटली सॉल्युबल है और अल्कोहल्स में, एसीटोन्स में, ईथर्स में ये भी सॉल्युबल है। आइए ये रिएक्शन अब ध्यान से देखिए, कंप्लीट कंबशन, याद रखिएगा, अगर आपने एल्केन्स में, यस, एल्केन में मीथेन और इथेन को जो कि सिंगल बॉन्ड से बने थे, इनको बर्न करेंगे तो ये एक ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम बनाएंगे, इसीलिए इनको कई बार बोलते हैं वेरी गुड फ्यूल। क्यों गुड फ्यूल बोल रहे हैं सर आप, क्योंकि ये जल जाएगा कंप्लीटली, कौन, इथेन भी जब जलेगी तो कंप्लीट जल जाएगी, कोई सूट अर्थात अनबर्न कार्बन पार्टिकल नहीं बना करेगी, ठीक है। यही हाल मीथेन का भी है। तो अगर आपके घर में जो सिलेंडर जल रहा है, आपके घर में जो गैस का चूल्हा जल रहा है, उसमें नीले रंग की फ्लेम निकल रही है कि नहीं निकल रही है, सही बताना, आज चेक करके मुझे देखने बताना। क्या अपने घर में जब मम्मी खाना कुक कर रही है, अगर मम्मी गैस में खाना पकाती होंगी तो नीले रंग की फ्लेम निकल रही है, तो यही है वो, क्योंकि आपके सिलेंडर में भी इथेन प्रोपेन मिक्स है, सच में इथेन नहीं है, प्रोपेन और ब्यूटेन मिक्स है आपके सिलेंडर में, ठीक। और बदबू जो आ रही है सिलेंडर में, कभी गैस लीक हो जाती है, अभी तो बताया इसमें ये ऑर्डरलेस गैस होती है, तो वो किस वजह से, अभी आपको यस मुझे बताना है, व्हाई द एलपीजी सिलेंडर इन द गैस इन आवर होम्स हैज प्रोड्यूस अ वेरी फाउल स्मेल, क्यों उसमें इतनी अजीब सी बहुत बदबू वाली गैस आती है, जबकि अभी बताया कि इथेन होती है उसके अंदर, और इथेन तो मैंने बताया एक ऑर्डरलेस गैस होती है, तो कहां से आ गई ये बदबू वाली गैस, बताइए मेरे सच्चे सुपरस्टार्स, बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके हर एक आंसर को, यस, आपके हर एक आंसर को मैं यस रिप्लाई देना बहुत खुश महसूस करूंगा। और याद रखिएगा, आपके रिप्लाई देने से मुझे ये पता चल जाता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यहां से यस, यहां से वहां का कनेक्शन जो है वो बना हुआ है। तो आप देखना चाह रहे थे इसमें कि अगर क्या हो, इनको कंप्लीट कंबशन करें अर्थात प्रॉपर खुले एयर में बर्न करें, तो ये पूरी तरह से बर्न हो जाता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ठीक है, जो कि अच्छा संकेत है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, पूरी तरीके से ये बर्न हो रहा है, कौन, मीथेन और एल्केन्स, क्योंकि मैंने बताया ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम है, कार्बन की फ्लेम नहीं जल रही, दोनों का रिएक्शन सेम है, रिएक्शन आप एक का याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसी को अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करें तो क्या होगा, इस तरह से अगर इनको एयर न मिले, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई न मिले और एल्केन्स को बर्न करें तो वो कार्बन प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और वो एक बहुत ही जहरीली गैस है। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस। कई बार आपने सुना होगा कि कई बार ठंडी के दिनों में कुछ लोग अपने कमरों में हीटर या कोई चीजें जला के रखते हैं और पूरे रूम को गर्म करने के चक्कर में रूम बंद कर देते हैं। जानते हैं क्या होता है, सुबह तक सब लोग मर जाते हैं, पता नहीं चलता वो क्यों मर गए, क्योंकि चारों तरफ से रूम बंद होने की वजह से फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी फ्लेम को, और वो फ्लेम अब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर है, आपको खत्म कर देगी। यस, हमारे ब्लड से कंबाइन होकर के वो एक स्टेबल कंपाउंड बनती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और उसके बाद आदमी यस घुट के मर जाता है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इस रिएक्शन को देखेंगे। इस रिएक्शन में क्या है,
इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला टाइप है हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस मैंने बताया था सॉल्ट फॉर्मर होते हैं, सॉल्ट फॉर्मर को हेलोजन कहते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब है हेलोजेंस। तो हमको क्या करना है, एल्केन्स को अगर रिएक्ट कराएं इनमें से किसी के साथ, और इनको आपको बहुत लाइट की जरूरत नहीं है, सॉरी बहुत हीट की जरूरत नहीं है, सनलाइट में भी रिएक्ट कर जाते हैं और ये लोग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या क्या सब्स्टिट्यूट, एक हाथ दे, मेरी बात सुन लो, एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा करते हैं, देते भी हैं और लेते भी हैं, जितना देते हैं उतना लेते हैं। हाँ अभी साबित करके दिखाऊंगा ये बात। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लोग बनाते हैं इसके हैलाइड्स। एक एग्जांपल आप देखो, मीथेन क्या कर रहा है, यस जरा रिएक्शन देखिए, ये है मीथेन CH4 जो कि आपका ये रहा एल्केन, रिएक्ट कर रहा है किससे, क्लोरीन के साथ। देखिए इसमें से मीथेन क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन इसको दे देगा और इससे एक क्लोरीन मांग लेगा। एक हाथ दे एक हाथ ले, तू मुझे कुछ देगा मैं तुझे कुछ दूंगा, दोनों ऐसे आपस में करते हैं। तो उसने यस मीथेन ने इसको अपना हाइड्रोजन दे दिया, देखो मीथेन ने क्लोरीन को हाइड्रोजन दे दिया, ये रहा क्लोरीन, इसको मिल गया हाइड्रोजन। मीथेन ने अपना एक चार था CH4, चार हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और उसका एक क्लोरीन से मांग लिया। Cl2 था, देखिए दो क्लोरीन बच गया, दो क्लोरीन से एक क्लोरीन बच गया, तो बन गया यस, इसी रिएक्शन कहते हैं हम लोग ये बन गया क्लोरोइथेन, और इस रिएक्शन कहते हैं हम लोग यस क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने बोला था एक हाथ दे एक हाथ ले, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब ये क्लोरोइथेन यहाँ रुकेगा नहीं, ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये फिर कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ। आइए ये जब फिर कंबाइन करेगा तब क्या बनेगा, देखिए जब ये फिर कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ, आगे देखिए अगला देखिए, अब ये फिर कंबाइन कर रहा है, ये क्लोरोइथेन है, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलने वाला है, फिर अपना एक हाइड्रोजन इसको देगा क्लोरीन को, और क्या करेगा, क्लोरीन से कहेगा भैया सब्स्टिट्यूशन चल रहा है तो मैंने तुम्हें दिया है, अब मैं तुमसे लूंगा भी। क्या ले लेगा, इससे एक क्लोरीन ले लेगा। अब जैसे क्लोरीन ले लेगा तो दो क्लोरीन हो जाएगा, देखिए Cl2 हो गया ना 2 यहाँ पर, और हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था 2 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया। अभी भी खत्म नहीं होगा, इसको कहेंगे डाइक्लोरो, क्या नाम देंगे इसका नाम, डाइक्लोरोमीथेन। अब ये डाइक्लोरोमीथेन जो है, जो CH2, क्या मैंने बोला CH2Cl2, ये फिर क्लोरीन से कंबाइन करेगी। अब क्या होगा, अब ये फिर इसको क्या करेगी, यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। यहां से एक हाइड्रोजन इसको देंगे और इसमें से एक क्लोरीन ले लेंगे, क्या बनेगा, ट्राइक्लोरो CH, अब बचेगा और वहां पे बन जाएगा Cl3, CH प्लस HCl। फिर ये जो ट्राइक्लोरो बना, ध्यान दीजिएगा रिएक्शन को, ट्राइक्लोरो बना, ये एक बार और करेगा, लास्ट बार है यस। अब ये क्या करेगा, ट्राइक्लोरो जो है CHCl3, ये फिर क्या करेगा, क्लोरीन से कंबाइन करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, फिर से इसको हाइड्रोजन देगा और क्लोरीन ले लेगा यस, तो बन जाएगा CCl4। क्या बन गया, सारा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और बन गया टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हर बार यस ऐसे ही होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो देखा, एक नहीं दो नहीं चार का रिएक्शन बनाया मैंने, चारों रिएक्शन तुमको दिखा दी, समझ गए ना। अब आता है क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है एल्केन्स का, क्या एल्केन्स में ऑक्सीजन ऐड किया जा सकता है, जवाब है हाँ, पर नॉर्मली ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कराने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। आइए हम लोग देखते हैं कब ये कंबाइन करेगा। तो अगर मीथेन है हमारे पास, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, पर इसके लिए इनका रेशियो 9:1 होना चाहिए और प्रेशर 120 एटमॉस्फेयर। देखिए कितना हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए, और टेंपरेचर क्या चाहिए 475 केल्विन, ये रहा टेंपरेचर चाहिए 475 केल्विन का, और पास ओवर द कॉपर ट्यूब्स के ऊपर इस रिएक्शन को पास करना है, तभी बनेगा ये मिथाइल अल्कोहल। जी क्या बन जाएगा, एक तरह की देसी शराब, नाम सुना है देसी शराब, ठर्रा, ये वो है ठर्रा, देसी शराब। आप कुछ और नाम से भी जानते हो, वो भी बता सकते हैं। और क्या ये है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसमें मीथेन को हमने ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना दिया है, अल्कोहल बना दिया। मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म अल्कोहल, ठीक है। दूसरा रिएक्शन एक और देखते हैं, इस बार मीथेन ऑक्सीजन को पास करेंगे ओवर अ कैटलिस्ट कॉल्ड एज मोलिब्डेनम ऑक्साइड। यहां पर जो कैटलिस्ट है यस, अगेन मीथेन फिर से कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहां पे कैटलिस्ट है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और इस मिक्सचर को बना देंगे क्या, मिथनैल ये रहा, इसको हम लोग फॉर्मल एल्डिहाइड कहते हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सो मीथेन इज कन्वर्टेड टू मिथनैल, CHO है देख लीजिए, एल्डिहाइड है। और तीसरा और आखिरी यस, तीनों रिएक्शंस आपको आने चाहिए, ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, तीनों रिएक्शन मैंने बता दी। तीसरा रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं। इस बार देखिए क्या होने वाला है, मीथेन जो कंबाइन करेगा बस अगेन एक कैटलिस्ट के मेथड में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कंबाइन करेगा। ये रहा मीथेन, 4 पर मत नीचे देखिए, मीथेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म HCHO3, ये क्या है, सॉरी HCOH, दैट इज मिथनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो फॉर्मिक एसिड भी बना रहा है और वाटर रिलीज कर रहा है। अगेन इस बार जो रिएक्शन है वो मैंगनीज को यूज कर रहे हैं, MS मैंगनीज एज अ कैटलिस्ट, और टेंपरेचर कितना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देखा हर बार हाइड्रोजन जैसा मीथेन जब भी कंबाइन कर रहा है अंडर द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से, और हर बार एक नया कंपाउंड बन जा रहा है, कोई भी एक जैसा कंपाउंड नहीं बनाया। यहां पे बनाया क्या, फॉर्मिक एसिड या मिथनोइक एसिड। क्या यही चीज इथेन भी करेगी, जवाब है हाँ, पर आपको इथेन का रिएक्शन नहीं करना है, आपको मीथेन के ये तीनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने हैं, ठीक है। आगे मीथेन और इथेन स्लोली कंबाइन कर सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, वो ये रिएक्शन। नेक्स्ट क्या यूज आता है मीथेन, तो मैंने बताया मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो इसलिए आगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने काम आ सकता है। मीथेन से बहुत सारे यूजफुल कंपाउंड बनते हैं, इथीन बनता है, मिथनॉल बनता है, और क्या काम आता है, तो ट्राइक्लोरो, ध्यान से सुनिएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। कभी आपने पता है कि कुछ लोग यस डॉक्टर्स जो थे, कुछ लोग में ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, डॉक्टर का शब्द अच्छा होगा, डॉक्टर्स आपको जब ऑपरेट करते हैं, हाँ कभी आपका ऑपरेशन हुआ है क्या, सुना होगा, ऑपरेशन में लोगों को नंब कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं, तो क्या करते हैं भाई, क्लोरोफॉर्म लगा देते हैं। तो जिस पार्ट में क्लोरोफॉर्म लगाते हैं, हाँ इवन सुंघा देते हैं, तो बॉडी नंब हो जाती है, अर्थात आपको पेन प्रेशर का पता नहीं चलता, ठीक है। और याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म एक डेंजरस, याद रखिएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, याद रखिएगा ट्राइक्लोरोमीथेन मैंने भी दिखाया था, ठीक है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, ये है ट्राइक्लोरोमीथेन, CH ये रखा, ये है ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। इसको क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है। ध्यान दीजिएगा, इसको डॉक्टर्स यूज करते हैं एनेस्थीसिया के रूप में, पेशेंट्स को नंब करने के लिए, बेहोश करने के लिए, और उसके बाद उसका ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि इसका हाई डोज आदमी को किल कर सकता है। इसलिए इसके बदले आजकल एक नया एनेस्थीसिया यूज हो रहा है, नाम है हेलोथेन। क्या, हेलोथेन का ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब आता है मीथेन का एक और यूज, कि वो है डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी यूज होता है। जो गोबर गैस है ना, नाम सुना है गोबर गैस, काऊ के डंग से जो गैस पैदा होती है, उसका नाम गोबर गैस, उसमें भी मीथेन बहुत होता है।
नेक्स्ट इथेन। इथेन के बहुत सारे कंपाउंड होने काम आती है। इथेन एक ड्राई क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट। हाँ, जो ड्राई क्लीनर आपके कपड़े लेते हैं ना, वो इथेन से ड्राई क्लीन करते हैं और एक बहुत अच्छा फ्यूल ये भी है। आइए, अभी तक हमने जितना पढ़ा वो था सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अभी तक पढ़ा था, सैचुरेटेड बॉन्ड पढ़ा था, जिसमें इथेन और मीथेन पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। डबल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। जी हाँ, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। जी हाँ, डबल बॉन्ड है तो उसका नाम है एल्कीन। एल्कीन्स को ऑलिफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑयल फॉर्म्स करती है। इनके जितने भी लोअर मेंबर्स होते हैं वो सब ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं, गैस नहीं होते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं। कब बन जाते हैं ऑयली प्रोडक्ट्स? जब ये क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं। कॉमन फॉर्मूला मैंने बताया CnH2n+। हाँ, CnH2n ये है। याद रखिएगा, एल्केन्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे आर रिएक्टिव, तो दे आर सेल्डम इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट्स में नहीं पाए जाते हैं। इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ढेर सारी जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, वो ये बहुत सारा एल्कीन्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, एल्कीन्स की एल्कीन्स के कई सारे आइसोमर्स पाए जाते हैं। यस, 4 से अधिक जहां पे कार्बन होगा वहां पे आइसोमर्स पाए जाते हैं, और पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर कॉमन है। अब आता है सबसे पहला एल्कीन। अरे मीथेन क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो? तो क्योंकि मीथेन तो तब बनेगा जब कार्बन कार्बन 2 होंगे ना, और जैसे ही 2 कार्बन आ जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये होना चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, ये डबल बॉन्ड का निशान है। तो जैसे ही 2 कार्बन आएगा तो 2 तो काम ही इतना हो जाएगा। डबल कार्बन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए ना, 2 कार्बन के बीच में, तो उसका पहला ही मेंबर इस सीरीज का क्या है? मीथेन है। मीथेन संभव नहीं है। मीथेन था, मीथेन पॉसिबल था क्योंकि वो एल्केन फैमिली बिलोंग करता है, पर मीथेन संभव नहीं है। कहां पाया जाता है? मैंने कहा नेचुरल गैस में पाया जाता है। हाँ, सीएनजी में पाया जाता है, कॉम्पैक्ट या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये गैस एक खास बात है कि ये प्लांट हार्मोन में भी पाई जाती है और फ्रूट के राइपनिंग में मदद करती है। सही सुन रहे हैं, फ्रूट को पचाने में, पकाने में। आपको पता है केले और खासकर मैंगोस, इन दोनों फ्रूट्स को इस टाइम से पहले जो आपके फ्रूट सेलर्स ले आते हैं, कहां से ले आते हैं? इसी तरीके से। हाँ, सच बोल रहा हूं, केला जो है, ये जो बनाना है स्पेशली, और इवन मैंगोस, ये 2 कॉमन फ्रूट है जो टाइम से पहले मार्केट में आ जाता है, तो ये लोग इसको राइपन कर देते हैं। ठीक है, इसकी मदद से आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं। आइए अब प्रिपरेशन करते हैं इथीन की। चलिए, इथीन को बनाने के लिए ये रहा आपके पास लैब रिएक्शन। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें आपको 2 रिएक्टेंट लेना है। डिस्टिल फनल में रखना है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और फ्लास्क में रखना है इथाइल अल्कोहल। ठीक, इथेनॉल को कहते हैं इथाइल अल्कोहल। दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन के बाद जो एलिमेंट निकलेगा, जो गैस निकलेगी, उसको पास करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्यों? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो 2 गैसेस इसमें प्रोड्यूस होती हैं, इस इंप्यूरिटीज को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब इसकी जो गैस बचेगी वो होगी इथीन, और ये 3 गैस को कलेक्ट करेंगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये रही इथीन। पानी में क्या मिलाया गया है? एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, ताकि क्या हो? इंप्यूरिटीज ऑफ वाटर के साथ हटा दिया जाए। ठीक है, कोई भी फ्रॉथिंग ना हो पाए। यस, ये रहा रिएक्शन। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैब रिएक्शन है। ये रहा इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टेंपरेचर ऑफ 160 to 170 डिग्री प्रोड्यूस इथीन। ठीक है, इथीन को कलेक्ट करते हैं वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से। और क्यों एयर में क्यों नहीं कलेक्ट करते हैं? मैंने बता दिया, एक इनफ्लेमेबल गैस होती है ये भी, और पानी में क्योंकि सॉल्युबल होती नहीं है, इसलिए पानी के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं। इथीन को प्रिपेयर करने के लिए एक और मेथड है, बट आपने वही मेथड करना है जो लैब रिएक्शन है, वही इंपॉर्टेंट है। आगे ड्राई हैलोजिनेशन छोड़ सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इथीन के बारे में बता दिया कि ये एक वाटर सॉल्युबल, यस, स्लाइटली वाटर सॉल्युबल गैस है, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सारे ऑर्गेनिक, इथीन नहीं, और कोई भी जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आएंगे सब वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हो जाएंगे। अब ये क्या एक नया रिएक्शन शो करती है जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो ध्यान से देखिए। इसका टॉपिक का इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इथीन के टॉपिक का, वो है एडिशन रिएक्शन। ये हाइड्रोजन को अपने में ऐड कर लेती है सच में, और ये सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाती है। ठीक सुना आपने? इट कन्वर्ट्स फ्रॉम बीइंग अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाती है, या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पहले बनता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बन जाता है सिंगल बॉन्ड। सच में, आइए दिखाते हैं रिएक्शन। इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन करना। एडिशन में भी अगर ये हाइड्रोजन ऐड कर लेता है अपने में, तो उसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजिनेशन। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं ध्यान से, ये रही आपकी इथीन। इथीन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया एट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लैटिनम को वैसे कैटलिस्ट यूज करेंगे, या आप और भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे पैलेडियम यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या करना है? यस, टेम्परेचर 200 डिग्री रखना है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आपका प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए यहां से स्टार्ट किया इथीन से और प्रोड्यूस हो गया इथेन। तो आपने डबल बॉन्ड को इन में चेंज कर दिया, अर्थात अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बना दिया। इस प्रोसेस का नाम है एडिशन रिएक्शन, और एडिशन में भी हाइड्रोजन ऐड किया, नाम है हाइड्रोजिनेशन। क्या हम हेलोजन ऐड कर सकते हैं? हां भाई, सॉल्ट फॉर्मर, क्लोरीन, फ्लोरीन, बायोब्रोमीन, आयोडीन ऐड कर सकते हैं? जवाब है हां, हम इसको कहेंगे हेलोजिनेशन। और याद रखिएगा ये रिएक्शन थोड़ा एक्सप्लोसिव नेचर का है। ठीक है, एक्सप्लोसिव नेचर का। देखिए अगेन इथीन C2H4, इथीन को कंबाइन कर रहे हैं क्लोरीन से, बन जा रहा है एक अनस्टेबल सा कंपाउंड 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो अगेन इन से एन बन गया, अगेन हेलोजन बन गया, और क्लोरो लग गया, क्लोरीन लग गया। ठीक है, तो ये बन गया एक अनस्टेबल कंपाउंड, हेलोजिनेशन। समझ गए? ब्रोमीन से भी सेम रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, ये रहा रिएक्शन। याद करने के लिए आपको इस रिएक्शन को, इतना रिएक्शन को याद करना है। ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम चीज है, ब्रोमीन है, क्लोरीन के बदले ब्रोमीन है। एक रिएक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट लास्ट ये रिएक्शन एक दो करेंगे, बस इसके बाद रिएक्शन आपको लिखेंगे। अब आ रहा है, अगर आपने इथीन को कंबाइन किया वाटर के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इथीन में ऐड हो सकता है? जवाब है हां, ऐड हो सकता है, और ये बना देगा अल्कोहल। पर शर्त एक है, एज अ यस प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये कंबाइन करेगा। पानी डायरेक्टली इथीन से कंबाइन नहीं करेगा, तो इथीन कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अल्कोहल। तो क्या किया हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अल्कोहल बना दिया। अल्कोहल कैसे बनाया? अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, हमने वाटर ऐड कर दिया, और जब वाटर ऐड करते हैं, तीनों ये क्या है? एडिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन ऐड किया था तो नाम दे दिया हाइड्रोजिनेशन, क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड किया था, नाम था हेलोजिनेशन, और पानी ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रेशन। क्या HCl ऐड कर सकते हैं? हां, HCl भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है पॉलीमराइजेशन। क्या होता है? मैं पॉलीमर का, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब होता है कंबाइनिंग यूनिट्स। तो जब छोटे-छोटे बहुत सारे कंबाइनिंग यूनिट्स, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, CH2 कंबाइंस विद H2C, जब ये मल्टीपल, देखिए n लगा दिया, n टाइम्स, तो 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड अगर कंबाइन कर जाएं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना जाए, इनफाइनाइट बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक भाई, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब एग्जांपल है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। समझ गए ना? इन्हीं वर्ड से बनाया गया है। क्या इथीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? तो जवाब है हां, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एज इट इज के लिए आपको कॉपी कर दिया है। इथीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट इसके लिए चाहिए एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ध्यान दीजिए, ये रहा इथीन, और ये कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ।
इथीन इज कंबाइंड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। चाहिए क्या? साथ में चाहिए कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या करेगा? एज अ कैटलिस्ट काम करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? 1,2 इथीन डाइओल। जी ध्यान से देखिए, ये केमिकल कंपाउंड आपको पूछ सकता है, शो दी या पूछ सकता है शो द ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। तो ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। क्या इथीन अच्छा कंपाउंड है बर्निंग के लिए? तो मैंने कहा नहीं, अच्छा कंपाउंड नहीं है। जलता है तो क्या होता है? सूटी फ्लेम पैदा करता है, कार्बन पैदा करता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? ये कंप्लीटली बर्न हो सकता है। इथीन मैंने बताया पॉलीथीन बनाने का काम आता है, अल्कोहल बनाने के काम आता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बनाने के काम आता है। बताया ना, आम को और फलों को जल्दी से पका देता है। समय से पहले जो बाजार में मिलते हैं ना, ये कच्चे होते हैं, बाजार से तोड़ लेते हैं, पर इथीन के प्रेजेंस में इसको ग्रो कर लिया जाता है। अब एक और है हाइड्रोकार्बन एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए एल्काइन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, और क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है तो फॉर्मूला है CnH2n-2। ये है इनका जनरल फॉर्मूला। और इनका पहला मेंबर कौन है? इथाइन। यस मैंने बताया मिथाइन नहीं हो सकता, क्योंकि मिथाइन के लिए यस 2 कार्बन तो होगा तब तो मिथ बनेगा ना, क्योंकि इथाइन के लिए ये सिंबल है। 2 कार्बन जैसे ही आ गया, 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ, तो 2 कार्बन हो गया तो नाम आएगा, क्योंकि 2 कार्बन हो गए। ठीक है, ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, जहां पे कोल गैस है वहां पाया जाता है। आइए इथाइन को क्या बना सकते हैं? यस लैब प्रिपरेशन ऑफ इथाइन कर सकते हैं। और लैब प्रिपरेशन के लिए जरा रिएक्शन ध्यान से देखिए, ये रहा। देखिए कैल्शियम कार्बाइड कंबाइंस विद वाटर। यहाँ पे क्या है? पानी है क्रिस्टल फनल में, और इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड पे, और क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और प्रोड्यूस हो रही है इथाइन। इथाइन मतलब एसिटिलीन। ठीक है, ये एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस, ये खुद में अपने आप में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी खास बात है, ये एक स्वीट स्मेलिंग गैस होती है। ऐसी स्वीट स्मेलिंग गैस होती है जो आपने पान बाहर टॉफी खाई है, कच्चा आम टॉफी खाई है क्या? कच्चा आम। अभी इस टॉफी के पैकेट्स को खोलो, कुछ एक खुशबू आती है, अभी ध्यान से देखना, तो ये इसी की वजह से। हाँ, जितने भी स्वीट स्मेलिंग पदार्थ आपने खाए हैं, हाँ मैंने खाने की बात बोली, उसमें जो खुशबू आती है वो इसी इथाइन की वजह से। समझिए कैसे बनता है? आइए इसको भी दिख रहा है साफ साफ कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट कर लें। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी जान लें। कलरलेस गैस है, मैंने बता दिया एक नई चीज की, ये एक स्वीट ऑर्डर, एक मीठी खुशबू देती है। ठीक है, और क्या खास बात है? पानी में सॉल्युबल नहीं है, एडिशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन छोड़ सकते हैं। इस रिएक्शन आप ये सब छोड़ सकते हैं। ठीक है, इथाइलिन का यूज क्या है? ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम वेल्डिंग के काम आती है। आपने वेल्डर को देखा होगा, 2 रंग की गैस फ्लेम निकलती है, येलोइश और ब्लूइश में निकलती है। आज जो गैस वेल्डिंग करते हैं उनमें ये एसिटिलीन। और किसमें काम आता है? एसिटिलीन लैंप्स आते हैं। अगेन ये भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में और प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स में काम आते हैं। आजकल इनसे सिंथेटिक पॉलीमर्स, फर्टिलाइजर्स, रबर्स, ऑक्सैलिक एसिड, बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। So this brings to the end of the chapter। मैंने कहा था थोड़ा थक जाएंगे पर रुकेंगे नहीं जब तक ये चैप्टर पूरा करेंगे नहीं। और मैंने जितना आपके साथ डिस्कस किया, ये रिएक्शंस डिस्कस किए, that were the utmost which I found were useful and were coming again and again in the board papers। तो इस तरीके से सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट में, थोड़ा आप टायर्ड हो गए होंगे, थक गए होंगे, पर मुझे पूरी उम्मीद है अगर पूरे यस नोट्स बना लिए होंगे। वैसे नोट्स की भी टेंशन मत लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा। हाँ, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने नोट्स एब्सोल्युटली दे रहे हैं। याद रखिएगा, सर तरुण रूपानी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। जी, आपने यस हर एक चीज यहीं पा लेनी है, और वो भी बिना किसी पेनी यस बिना किसी प्राइस को पे किए। हमने अभी तक अपने सारे पेड कंटेंट्स को एब्सोल्यूट फ्री रखा है, और आपके प्यार में ही फ्री रखा है। चलिए, थैंक यू एंड लव यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय फ्रॉम नाउ।